बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज का ये सेशन क्लास 11th का आपका जो होम साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी में जिसे हम गृह विज्ञान भी कहते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। क्योंकि आज के इस एक ही सेशन में जो कि आपका 1.5 से 2 घंटे का होगा, ठीक है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ बच्चों, 1.5 से लेके 2 घंटे तक का आज का आपका ये सेशन चलेगा। और इस सेशन में होम साइंस का हम लोग पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो आपके 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3, 4, 5, ठीक है, जितने भी मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उन सभी को हम कवर अप करेंगे। एंड बेस्ट पार्ट इस वीडियो का ये है कि आपको मैं हिंदी में तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा ही, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन आंसर सिलेबस आपको इंग्लिश में दिखा दिया जाएगा, डू नॉट वरी, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के इस महा एपिसोड की। लेकिन एक चीज, सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस देख लो। आपकी जो बुक नंबर 1 है बच्चों, इससे आपको जो है ना कुल ये चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। आपकी बुक 1 से आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। फिर बात करें सेकंड बुक की, तो सेकंड बुक जो है आपकी, उससे आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। वहीं बात करें इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं आपके ये टोटल जो है ना चैप्टर्स रहने वाले हैं, ठीक है। आपकी टोटल यूनिट भी आप देख सकते हैं, कितने चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी आप यहां से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो, और इस सेशन की ना एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सभी के पास में ना एक सपोर्ट मटेरियल जरूर होगी, है ना, जो कि आपको स्कूल से मिलती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे ये सपोर्ट मटेरियल निकाल लीजिए, ठीक है। और आपको मैं पेज नंबर के हिसाब से बताता जाऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने, समझ के जाने, जहां से क्वेश्चन बनेगा। और साथ ही साथ आपको मैं हर एक चैप्टर एज ए समरी ये भी करवाऊंगा और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाता हुआ चलूंगा, ठीक है, जिससे कि आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 से, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है आपका गृह विज्ञान का परिचय, ठीक है। तो हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप समझिए बच्चों कि गृह विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो गृह विज्ञान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि घर, ठीक है, जैसा कि नाम से पता चलता है घर का विज्ञान, ठीक है। तो ये केवल घर से संबंधित नहीं है, ये एक अंतर विषयक क्षेत्र है बच्चों। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की गुणवत्ता को सक्षम बना पाता है। गृह विज्ञान और इसके अगर हम इतिहास की बात करें बच्चों, तो सन 1932 में गृह विज्ञान के अंतर्गत कई अलग अलग छोटे छोटे विषयों को लाया गया, जैसे कि पोषण विज्ञान, वस्त्र उद्योग, इन सभी को, ठीक है। सन 1932 में ही गृह विज्ञान विषय जो है ना, इसको विश्वविद्यालय स्तर पर भी सबसे पहले दिल्ली में स्थित लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान में शुरू किया गया था, ठीक है। एक बार कौन सा बच्चा बताएगा कि लेडी इरविन कॉलेज जो था ये बना कब था, ठीक है। एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि ये लेडी इरविन कॉलेज कब बना था, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। और तब तक जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर करें ताकि वो भी ज्वाइन हो सकें, ठीक है। करिश्मा, सतीश, ठीक है, वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ठीक है। 1932, वेरी गुड। सलोनी, पायल, बहुत बढ़िया। आर्यन, वेरी गुड। 1932 में ये बना था, ठीक है। और कहाँ पे बच्चों, ये है दिल्ली में, ओके। लेडी इरविन कॉलेज गृह विज्ञान का पहला कॉलेज है जिसकी स्थापना सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। आज के टाइम पे बच्चों अगर आपसे मैं कहूँ कि गृह विज्ञान कहाँ कहाँ पे पढ़ाया जाता है इस स्नातक के रूप में, तो एक तो दिल्ली का लेडी इरविन कॉलेज है, और दिल्ली में ही इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, भगिनी निवेदिता कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज है और विवेकानंद कॉलेज है, यहाँ पे ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। गृह विज्ञान के बच्चों आपके 5 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला है आपका मानव विकास, फिर है आपका भोजन पोषण, उसके बाद संसाधन प्रबंधन, ठीक है, संचार और विस्तार, कपड़े और पोशाक। तो बच्चों ये जो आपकी पूरी की पूरी बुक्स है ना, दोनों की दोनों, ठीक है, बुक 1 और बुक 2, इन सभी में हम मानव विकास के बारे में, संसाधन प्रबंधन के बारे में, भोजन पोषण के बारे में, संचार और उसके विस्तार के बारे में, कपड़े और पोशाक, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये आपके पूरे चैप्टर का इंट्रो है, पूरे सिलेबस का आपका जो है ना ये इंट्रो है पूरे के पूरे सिलेबस का, ठीक है।
तो ये आपके 5 क्षेत्र हैं गृह विज्ञान के। तो अब एक कॉन्सेप्ट बच्चों ये कहा जाता है हमसे दरअसल कि जो गृह विज्ञान का सब्जेक्ट है ना, ये केवल लड़कियों के लिए है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गृह विज्ञान लड़के और लड़की दोनों के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि देखो, गृह विज्ञान के अंतर्गत ना हमें कुछ ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं, ऐसे विषय सिखाए जाते हैं जो ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। इसीलिए महिलाओं के साथ साथ ये स्कूली शिक्षा जो है ना, लड़कों को भी दी जानी चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान से सुने। फिर गृह विज्ञान के हमारे जो 5 क्षेत्रक हैं उसको थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। जैसे कि आहार और पोषण के कार्य, तो इसके क्या कार्य होते हैं? नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ, शेफ, इस तरीके से। अभी आगे चल के जो चैप्टर्स आगे के आएंगे ना, उसमें आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। मानव विकास के कार्य क्षेत्र वगैरह हो गए, कपड़े और पोशाक के कार्य हो गए। तो अगले चैप्टर्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें पता चलती जाएंगी। ठीक है, चैप्टर 1 में ज्यादा कुछ है नहीं, तो चैप्टर 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से। एक बार जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो आप यहाँ से देख लीजिए, आपका चैप्टर 1 कुछ इस तरीके का रहेगा। इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, डेफिनेशन ऑफ होम साइंस क्या है बच्चों, इसकी हिस्ट्री क्या है होम साइंस की। अगर आपके पास में सपोर्ट मटेरियल है तो आप उसको निकाल लीजिए, और जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको अच्छे से आप रीड आउट करते जाइए। ठीक है, क्विक रिवीजन करते चलिए, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्विक रिवीजन। और स्कोप क्या है होम साइंस में, तो फूड एंड न्यूट्रिशन में स्कोप आ जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाएगा, फैब्रिक एंड अपील में आ जाएगा, रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाएगा, कम्युनिकेशन एंड जो एक्सटेंशन है इसके बारे में आ जाएगा। फिर MCQs हैं आपके, जो कि आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, चलो 2nd चैप्टर पे आते हैं बच्चों। 2nd चैप्टर है हमारा स्वयं को समझना। ठीक है, अब स्वयं का मतलब होता है मैं या फिर हम। ठीक है, तो स्वयं में हम कौन है या फिर मैं। तो बच्चों स्वयं के ना कुछ पक्षों को पहले ध्यान से समझो। स्वयं के 3 पक्ष होते हैं। एक होता है भौतिक पक्ष, जिसमें मोटा, लंबा, छोटा, इसको देखते हैं। एक होता है मानसिक पक्ष, जिसमें ज्ञानी है, मंद है, उत्तेजित है, इसको देखते हैं। सामाजिक पक्ष में बेटी, बेटा, बहन, इसको देखते हैं। ठीक है, स्वयं की जब हम बात करेंगे तो व्यक्तिगत पक्ष की जब हम बात करते हैं ना, तो ये हमसे संबंधित होते हैं, हमारे स्वयं से, सेल्फ से। जब हम सामाजिक पक्ष की बात करते हैं तो इसमें हम अनेक व्यक्तियों के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सामाजिक पक्ष में हम अनेक व्यक्तियों के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो पहचान क्या है। पहचान बच्चों एक ऐसी अनुभूति होती है जिससे लोग हमें पहचानते हैं, जो हमारी खूबी होती है, जो हमारे साथ जीवन भर चलती है। अब ये 2 तरीके की होती है। एक होती है स्व संकल्पना, जिसमें व्यक्ति लंबा है, सुंदर है, कैसा, ये होता है। एक होता है स्वाभिमान, वह मानक जो हम स्वयं के लिए तय करते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं, उनको स्वाभिमान कहते हैं। ठीक है, फिर स्वयं का विकास बच्चों कैसे होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हमारे अंदर जो स्वयं होता है ना, इसका विकास होता चला जाता है ना। तो बस वही चीज है। प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान स्वयं कैसे विकसित होता है, तो ये चीजें होती हैं। ओके, फिर मध्य बाल अवस्था के दौरान स्वयं कैसे विकसित होता है, किशोर जो अवस्था होती है इसके दौरान स्वयं कैसे विकसित होता है। ओके, तो इन चीजों को आप याद करके जाएं। उसके बाद ठीक है, किशोर अवस्था में स्वयं की जो भावनाओं की विशेषता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। देखो किशोर अवस्था में स्वयं की भावनाएं की कैसी होती है, तो स्वयं का विवरण संक्षिप्त एवं विचार रूप में होता है। जैसे कि वो देखो दिमाग वाला है, वो बहुत बहादुर है, वो भावुक है, वो शांत रहता है ज्यादातर, है ना। तो एडोलसेंस में ऐसी विशेषताएं आती हैं। स्वयं में कई बार विरोधाभास भी होता है, जैसे कि मैं शांत हूँ, मैं बातूनी भी हूँ। ठीक है, काफी उतार चढ़ाव का अनुभव होते हैं। स्वयं के बारे में उनकी समझ स्थिति समय के अनुसार बदलती है। स्वयं में आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं होता है। ठीक है, इस तरीके से है। फिर पहचान पर प्रभाव इसका क्या पड़ता है, तो कुछ ये चीजें हैं। वर्गीकरण में समझो बच्चों। देखो पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव, ठीक है, जैसे कि जैविक और शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, पारिवारिक और मित्रवत संबंधों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, भावनात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं। ओके, इस तरीके के। फिर ओके, हाँ ये भी समझ लो बच्चों कि जैविक और शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो बच्चों जब आप किशोर अवस्था में होते हो ना, तो उस समय आपके शरीर में जैविक और शारीरिक परिवर्तन दोनों तरीके के होते हैं। ठीक है, इस विशेष क्रम में यौन परिपक्वता भी आती है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। मासिक धर्म को लड़कियों में यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि लड़कियों में यौन परिपक्वता का बिंदु किसे मानते हैं, तो मासिक धर्म को मानते हैं, और लड़कों में
शुक्राणु उत्पादन यौवन आरंभ की प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, वह अवधि जिसमें शारीरिक जैविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यौवन आरंभ शुरुआत होता है उसे यौवन अवस्था कहते हैं। लड़कियों में ये 11 से लेकर 13 वर्ष के बीच में होती है और लड़कों में 13 से लेकर 15 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, चलो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक है, ये तो एमसीक्यूज हैं बच्चों। एमसीक्यू मैंने आपको करवा रखे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, एमसीक्यूज जो है ना वो मैंने आपको करवा रखे हैं इसके। ठीक है, इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूं जो कि आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, उनको ढंग से याद करके जाइएगा आप। जैसे कि ये देखो, स्वयं से जुड़ी हुई दो संकल्पनाएं कौन सी होती हैं? एक तो पहचान होती है, एक व्यक्तित्व है। पहचान में कैसे आप दूसरों से अलग होते हैं, व्यक्तित्व में स्वयं का पक्ष जिनसे केवल आप जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, स्वयं की परिभाषा क्या है बच्चों? तो स्वयं की परिभाषा में आपके अनुभव, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी अनुभूतियां, ये संपूर्ण रूप से जो आपको दूसरों से अलग करते हैं यही स्वयं कहलाता है। ठीक है, बाल्यावस्था के बारे में तो आप बता ही देंगे। वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में क्या अंतर होता है इसको ध्यान से समझो। देखो, वास्तविक स्वयं ये व्यक्ति की वास्तविक क्षमता होती है जो उसके पास है, जैसे कि उसका ज्ञान। आदर्श स्वयं क्षमता जो आदर्श है, जो उनके पास होनी चाहिए, वो अधिक महत्वपूर्ण है, उसे आदर्श स्वयं कहते हैं। ठीक है, वास्तविक जो एक्चुअल में उसकी है जैसे ज्ञान, आदर्श में जो उसको चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे है, ये रहा किशोर अवस्था में स्वयं का विकास किस प्रकार से होता है? तो इसमें पता है स्वयं का विकास निरंतर चलता रहता है। आसपास के लोगों के द्वारा बातचीत करके अपने कार्यों के माध्यम से स्वयंबोध का जो है ना विकास होता है। पहचान के निर्माण में प्रभावी जो कारण है उनका वर्गीकरण कीजिए। तो बच्चों अभी आपको मैंने बताया, ठीक है ना, पहचान के निर्माण में जैविक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, पारिवारिक और मित्रवत संबंधों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, भावनात्मक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, ये चीजें। ओके, दीर्घ उत्तर प्रश्न देख लेंगे बच्चों। शैशव काल के दौरान स्वयं का उल्लेख करो। ठीक है, तो शिशु काल में बच्चों स्वयं का उल्लेख कैसा होता है? तो शिशु काल में, शैशव काल में, इस अवस्था में शिशु को कोई जानकारी नहीं होती है कि वो दूसरों से भिन्न है। शिशुओं को ना अपने शरीर एवं छवि के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जैसे अगर वे अपने हाथ चेहरे पे लगाते तो उन्हें पता नहीं होता कि ये उनका ही हाथ है। शिशु अवस्था में लगभग 18 महीने की आयु तक स्वयं की छवि की पहचान उन्हें होने लगती है। शिशु व्यक्तिगत सर्वनाम जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, इसका उपयोग करने लगते हैं। दूसरे वर्ष तक शिशु स्वयं को तस्वीर में पहचानना शुरू कर देता है, ये मैं हूं, है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे बच्चों किशोर अवस्था के दौरान, ये तो खैर आपको बता ही चुका हूं। हाँ, ये थोड़ा सा ना अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना। ऐसा क्वेश्चन आता है कि रिंकू और टिंकू ना जुड़वा बच्चे हैं, तो आप ये कैसे बता पाएंगे कि उनकी जो पहचान है वो भिन्न है कि नहीं, यानी कि उनकी जो पहचान है वो अलग है या नहीं, आप ये कैसे बताएंगे? तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति की पहचान अलग होती है। पूरे विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं सबकी पहचान अलग होती है। अगर कोई दो जुड़वा बच्चे भी हैं तो भी उनके स्वयं की पहचान एक दूसरे से अलग होगी। इसके कई कारण हैं। पहला, हम में से प्रत्येक में जीन अलग होते हैं। ठीक है, सभी में जीन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम में से प्रत्येक के अनुभव भी अलग अलग होते हैं। अगर समान अनुभव भी होंगे लेकिन इन पर भिन्न भिन्न तरीकों से हम अनुक्रिया करते हैं। भावनात्मक परिवर्तन, उनकी अनुक्रियाएं, ये भी हमारी अलग अलग होती हैं, है ना, ये चीजें हैं। फिर ये तो भाई बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप भी लिख सकते हो कि किशोर अवस्था में मित्र मंडली का काफी दबाव होता है, स्पष्ट कीजिए, है ना। ये बात सही है ना बच्चों कि किशोर अवस्था में जो आपके दोस्त लोग होते हैं इनका बहुत ही प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। जैसे कि किशोर अवस्था ना वो अवधि है जिसमें मित्रों के सहयोग और स्वीकार्यता की अवधि मानी जाती है। इसमें मित्रों का दबाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभावित करता है। सकारात्मक कैसे? जब किशोर सही दिशा में अग्रसर होते हैं तथा स्वयं प्रतियोगिता एवं करियर के प्रति जागरूक होते हैं तो सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नकारात्मक में जब किशोर हानिकारक आचरण जैसे कि धूम्रपान, ड्रग लेना, ऐसी विसंगतियों में पड़ जाता है तो उसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है बच्चों कि किशोर अवस्था वो अवस्था होती है जब किशोर भूमिका संबंधी उलझन अथवा ये कह लीजिए पहचान संबंधी उलझन का अनुभव करते हैं। इस तथ्य को उदाहरण से समझाइए। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। किशोर अवस्था वो अवस्था होती है बच्चों जब किशोरों से ये उम्मीद की जाती है कि वह बड़ों की तरह व्यवहार करें, परंतु अगले ही पल उन्हें छोटे होने का भी एहसास होता रहता है। उन्हें ये कहा जाता है कि इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अभी आप काफी छोटे हो। वे अक्सर
सामाजिक स्तर पर विरोधी अपेक्षाएं, अपनी बदलती हुई आवश्यकताएं, विरोधी संवेग, नए विकसित हो रहे स्वयं के साथ बाधा डाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो इस उलझन में पड़े रहते हैं। ओके, फिर है बच्चों लड़के एवं लड़कियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। तो ये तो आप सभी बच्चे आसानी से कर देंगे बच्चों। ठीक है, कि लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं, ठीक है, वैसे ही जो लड़के होते हैं इनमें क्या परिवर्तन होते हैं जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चलो ये तो हो गया ये वाला प्रश्न। हाँ, अब ये वाला देखो बच्चों, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं बताइए बच्चों। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली, वे स्वयं को ना अन्य लोगों से अलग बताने के लिए सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं उससे लंबा हूं, मैं उससे मोटा हूं, मैं उससे गोरा हूं, मैं उससे काला हूं, ऐसा करके। इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो जो भी कपड़े पहनते हैं या जो खिलौने इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं ये मेरे हैं। ठीक है, उनका स्वयं बनता है। वे जो कार्य करते हैं उनके अनुसार स्वयं का विवरण देते हैं, जैसे कि मैं गिनती कर सकता हूं, मुझे 10 तक गिनती आती है, मुझे 100 तक गिनती आती है। ठीक है, उनका स्वयं ना निश्चित होता है और उन वस्तुओं के अनुसार बताया जाता है जो उन्हें दिखाई पड़ती है, जैसे मेरे पास मेरी साइकिल है, मेरे पास मेरी पेंसिल है, इस तरीके से। वे अक्सर स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं, जैसे उन्हें एक दो कविताएं आती है ना तो क्या कहते हैं, मुझे तो सारी कविताएं आती हैं, एक कविता सीख ली, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरीके से वो कहेंगे मुझे तो सारी कविताएं आ रही है ना, इस तरीके से। फिर छोटे बच्चे ये पहचानने में अक्षम होते हैं कि उनमें दूसरों से अलग गुण हैं, वे अलग अलग समय में अच्छे व बुरे, मतलबी व आकर्षक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मध्य बाल अवस्था के दौरान किस प्रकार स्वयं का विकास होता है, तो उसके बारे में आप देख लेना यहाँ से। ठीक है, और चैप्टर 3 यहाँ से शुरुआत होगा, बट उससे पहले इंग्लिश मीडियम में अंडरस्टैंडिंग दिस सेल्फ। तो बच्चों सेल्फ क्या होता है, और सेल्फ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स, मेंटल एस्पेक्ट्स और सोशल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब सेल्फ में पर्सनल एस्पेक्ट्स भी होते हैं रिलेटेड टू यू ओनली, एंड सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं वेयर यू आर इन्वॉल्व विद अदर्स। ओके, एंड देन आइडेंटिटी जो होती है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट के मामले में, एक सेल्फ स्टीम के मामले में। ओके, फिर डेवलपमेंट कैसे होता है इन सभी का, तो आपके पास में सपोर्ट होगी तो आप इन सभी को पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ एन एडोलसेंट्स सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, फिर ये चीज़ें आ जाएंगी। और हाँ, क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, इन्फ्लुएंसेस ऑन फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो ये 4 होते हैं बच्चों, इसके बारे में आगे आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं। ठीक है, ये तो आपके एमसीक्यू वाले हो गए। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देख लेंगे, डिस्क्राइब सेल्फ ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेज, व्हाई इज एडोलसेंस इज अ क्रिटिकल टाइम फॉर आइडेंटिटी डेवलपमेंट। ओके, एंड रिंकू एंड टिंकू आर ट्विन्स, हाउ विल यू से दैट देयर आइडेंटिटी इज डिफरेंट और नॉट। तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे फिर आपके, देख सकते हैं। अच्छा, ये तो रहेगी आपका कि इन एडोलसेंस वन कैन एक्सपीरियंस प्री प्रेशर, एक्सप्लेन दिस। ठीक है, तो ये फिजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। ओके, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो आगे चलेंगे अगले चैप्टर पे। ठीक है, चैप्टर नंबर है हमारा 3rd, चैप्टर है 3rd, भोजन पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता। ठीक है, भोजन पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता, ध्यान से समझिएगा बच्चों। भोजन क्या होता है, भोजन वह ठोस अथवा द्रव पदार्थ है जो हमारे खाने के द्वारा भीतर निगलने, पचाने और अवशोषित होने के पश्चात शरीर को पोषण देता है और स्वास्थ्य रखता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, शारीरिक विकास में सहायता मिलती है और ऊतकों की मरम्मत होती है। रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को यह सहायता करता है और विभिन्न जो प्रक्रिया हैं इसमें भी आपको अच्छे से मदद करता है। ठीक है, ये पाचन तंत्र की क्रिया दी गई है बच्चों आपको यहाँ पे। अब पोषण क्या होता है बच्चों, तो पोषण देखो, भोजन और उसके पोषक तत्वों के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान पोषण विज्ञान कहलाता है। पोषण क्या होता है बच्चों, जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे स्वास्थ्य पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस साइंस को हम पोषण कहते हैं। इस विज्ञान में भोजन, पोषक तत्व और उसमें समाविष्ट जो अन्य पदार्थ हैं इनको शामिल करते हैं। इन्हीं पदार्थों से हमारे शरीर के भीतर उनके कार्य अंतर्ग्रहण होते हैं, जैसे कि पहले जब हम खाना खाते हैं तो पाचन होता है, पाचन होने के बाद अवशोषण,
फिर उपापचय और उत्सर्जन आदि पूरे होते हैं। ठीक है, फिर पोषक तत्व की बात करेंगे तो पोषक तत्व क्या होते हैं बच्चों? भोजन में विद्यमान ऐसे घटक जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल, रेशा यानी फाइबर्स, इनको हम पोषक तत्व बोलते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। और ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म, एक होते हैं दीर्घ। तो ये दीर्घ वाले हैं। संतुलित आहार एक ऐसा आहार जिसमें हमारी दैनिक आवश्यकता के सभी अनिवार्य तथा समुचित मात्रा में सही अनुपात में विद्यमान हो। जैसे कि अभी हमने देखे ना, जो पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन, जल, ये सभी ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने में काफी ज्यादा सहायक होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जो कि आपको याद करना है। तो चलो आगे देखते हैं। अब ये क्या है? अच्छा, भारतीयों के लिए निर्धारित आहार संबंधी ICMR हैदराबाद द्वारा लागू किया गया। ठीक है, तो ये कुछ वैसा है, इसका टेबल आप देख लेना बच्चों। पोषक तत्व को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ठीक है, जल और रेशा, ये हैं आपके पोषक तत्व। पोषक तत्व दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक होते हैं वृहद पोषक तत्व जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, इस तरीके से। फिर सूक्ष्म तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि आयोडीन। ठीक है, जैसे कि आयोडीन। ओके, तो एक बार ना सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताओ कि अभी तक जो यहाँ पे मैंने समझाया समझ में आया है? तो सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे यस सर जी। ठीक है, यस सर जी। देखो बच्चों, हम लोग ना क्विक रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा सिलेबस एक एक शब्द के तहत समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर समझाने बैठा ना तो समझो आपका ना 24 घंटे से भी ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि एक एक शब्द को समझने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, सो नीलू यस सर, जतिन शर्मा यस सर जी, सलोनी कश्यप, करिश्मा, सीमा, ऋतिक गुप्ता यस सर जी, चलो नवीन, हार्ट टचिंग यस सर, चलो वेरी गुड। सो अच्छा, यहाँ तक हमने हिंदी में समझ लिया ना, और यहाँ तक अब एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा। फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। तो इंट्रोडक्शन क्या है बच्चों? फूड क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में फिर आप देखेंगे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, न्यूट्रिशन को कई पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, न्यूट्रिशन भी दो टाइप के होते हैं, मैक्रो लाइक प्रोटीन जिसकी बहुत, मैक्रो यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, माइक्रो जिसकी बहुत कम आवश्यकता होती है, लाइक आयोडीन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो बच्चों अब यहाँ पे आता है RDA। ठीक है, RDA की फुल फॉर्म क्या होती है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। तो RDA का मतलब निर्धारित आहार संबंधी मात्रा। तो RDA आवश्यकता प्लस में अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा। बच्चों एक चीज समझो, स्वास्थ्य की ना WHO ने एक परिभाषा दी है। ठीक है, क्या परिभाषा दी है? कि स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छे होने की स्थिति को कहते हैं। यह केवल रोगों तथा अशक्तता के ना होने की स्थिति नहीं है। 1948 में ये दी थी इन्होंने। ठीक है, अब जैसे स्वास्थ्य और फिटनेस को लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये इमेज है, एक ये इमेज आपकी दी गई है। ठीक है, फिटनेस क्या होती है बच्चों? ठीक है, तो फिटनेस का मतलब होता है शरीर का बेहतर होना। फिटनेस का मतलब शरीर का बेहतर होना। यह नियमित व्यायाम के द्वारा, समुचित आहार के द्वारा, पोषण लेने से और उचित मात्रा में विश्राम करने से हमारी फिटनेस अच्छी हो सकती है। ठीक है, स्वास्थ्यता में शारीरिक स्वास्थ्यता की हम बात करते हैं, इसमें एरोबिक व्यायाम करना, लचीलापन, शारीरिक संरचना, मांसपेशीय सहनशीलता, मांसपेशीय मजबूती, ऐसी बातें इसके अंतर्गत आती हैं बच्चों। ठीक है, अब बारी आती है खाद्य वर्ग की। ठीक है, खाद्य वर्ग क्या होते हैं बच्चों? तो खाद्य वर्ग में ना खाद्य पदार्थों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में समान विशेषताओं वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक है, समान गुणों वाले खाद्य पदार्थ जिन्हें एक ही समूह में समाहित किया जाता है, ये बातें हैं। ओके, सो अब समझते हैं बच्चों इसके अगले पार्ट को। जैसे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के द्वारा 5 खाद्य पदार्थों के सुझाव दिए गए हैं। कौन कौन से बच्चों? ध्यान से समझिएगा, MCQ में आ सकता है ये। जैसे कि अनाज खाद्यान्न और उनके उत्पाद, जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा, रागी, मक्का, जौ, चावल।
अब इसमें उनके उत्पाद जैसे कि गेहूं का आटा, चावल का आटा, ज्वार का आटा, मक्का का आटा, ऐसे करके। दालें और फलियां जिसमें काला चना, उड़द की दाल, लोबिया, मटर, राजमा, सोयाबीन, फलियां, ये सभी शामिल हैं। दूध और मांस के उत्पाद हैं जैसे कि दूध, दही, स्किम्ड मिल्क, ठीक है, पनीर मक्खन, मीट, मुर्गा, अंडा, मांस, मछली, ये सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। फिर फल और सब्जियों में क्या क्या शामिल है बच्चों? तो फल और सब्जियों में आम, अमरूद, पका हुआ टमाटर। बच्चे कहेंगे है टमाटर कोई फल है? जी हाँ, टमाटर एक फल है। पपीता, संतरा, स्वीट, लाइम, तरबूज, ठीक है, सब्जियां हरे पत्तेदार वाली, इस तरीके से। वसा और शर्करा जैसे कि वसा, मक्खन, हाइड्रोजेनेटेड तेल, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, ठीक है। अब हाँ, आहार मार्गदर्शन पिरामिड। तो इसमें देखेंगे आप, वसा और शर्करा सबसे ऊपर है, दूध और मांस के उत्पाद सबसे ऊपर हैं, फिर फल और सब्जियां, दालें और फलियां, अनाज खाद्यान्न और उनके उत्पादन, कुछ इस तरीके से ये है। ज़्यादातर जरूरत होती है अनाज खाद्यान्न और उनके उत्पादन की, ठीक है। तो हाँ, ये अब देखो बच्चों, किशोर अवस्था में आहार संबंधी पैटर्न, ठीक है। किशोर अवस्था में बच्चों आहार संबंधी क्या पैटर्न होते हैं? तो किशोरों में ना यौवन आरंभ के कारण तीव्र वृद्धि और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसी वजह से इन्हें अधिक पोषण चाहिए होता है। अब देखो क्या पैटर्न होता है इनका, भोजन में अनियमितता और एक बार भोजन ना करना, ठीक है। अर्थात किशोरों में खाना ना खाने व घर से बाहर खाने की आदत ज्यादा होती है, जिस कारण किशोरों को पर्याप्त संख्या अथवा पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता और उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। फिर स्वल्पा आहार यानी कि स्नैकिंग, कई बार किशोर जो होता है ना, वो 3 बार नियमित भोजन तो कर नहीं पाता, क्योंकि उनमें कोई ना कोई भोजन छोड़ देने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए वो स्वल्पाहार करते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा भोजन खाते हैं। फास्ट फूड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किशोरों में फास्ट फूड खाने की अधिक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये सुविधाजनक तो होता है और इसमें वसा, कैलोरी की मात्रा भरपूर होती है। डाइटिंग, किशोरों में मोटापा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है आज के टाइम पे, है ना, तो इसे लोग डाइटिंग ज़्यादा करते हैं। फिर है कि किशोर अवस्था में आहार संबंधी आहार पद्धतियां अपनाने के तरीके क्या हैं? तो आहार पद्धतियां कैसे अपना सकते हैं, अच्छी कैसे कर सकते हैं? तो टीवी देखने के समय को हमें कम करना चाहिए, यानी कि अधिक खाने से और कम खाने से हम बच सकते हैं। टीवी देखते हैं ना, तो या तो हम कम खाना खाते हैं या तो ज़्यादा खाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में टीवी देखते देखते हम ज़्यादा खाना खा जाते हैं। खान पान संबंधित स्वास्थ्य आदतें, यानी कि हमें सामान्यतः 3 बार संतुलित आहार लेना चाहिए और 2 बार पौष्टिक नाश्ता। स्नैकिंग यानी कि स्वल्पाहार, तो इसमें हमें पौष्टिक स्वल्पाहार लेना चाहिए। पानी पीना चाहिए 4 से 6 गिलास, ठीक है, पूरे दिन में। डाइट जनरल्स का उपयोग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नशीले पदार्थों का हमें जो है ना दुरुपयोग करना चाहिए, नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, बाहरी कारक हैं और आंतरिक कारक हैं, है ना। तो इन कारक को आप अपनी सपोर्टिंग से इसको पढ़ के जाना, ओके, ये आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। फिर इन्हीं को अब इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, ठीक है। एक मिनट, देखो फिटनेस जो होती है, फिजिकल फिटनेस, इसको हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ओके। उसके बाद 5 बेसिक फूड ग्रुप्स हैं जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहाँ पे बताए गए हैं। लाइक पहला ये है, सेकंड आपका ये है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे फूड गाइड पिरामिड है बच्चों आपका, ये फूड गाइड पिरामिड है आपका ये, ओके। एंड ठीक है, हाँ, ये याद करेंगे वेजिटेशन फूड गाइड क्या होती है, ओके। और उसके बाद मॉडिफाइंग डाइट रिलेटेड बिहेवियर, तो इसमें कैसे कैसे वो होते हैं, और एक ये वाला भी, ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ईटिंग बिहेवियर। अब इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर होते हैं, ओके। तो इसके आप इसको आप यहाँ से पढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं, किशोरों में होने वाले खान पान संबंधी विकृतियाँ, ठीक है। तो किशोर अवस्था में ना खान पान संबंधी 2 टाइप की विकृतियाँ होती हैं, एक होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होती है बुलिमिया। तो एग्जाम में इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगी। तो देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होती है, दरअसल वह मन स्थिति जो किशोर अवस्था में दिखाई पड़ती है और शारीरिक छवि से जुड़ी होती है, ठीक है। इसमें किशोरों पर दुबले शरीर की सनक सवार हो जाती है, यानी कि वो दुबले हो गए हैं, ऐसा उन पर एक होता है ना कि मानसिक छवि उनकी बनने लगती है,
और वजन कम होते हुए व्यक्ति अपने आप को मोटा ही मानता है। इसमें किशोर कुपोषण का शिकार भी होते हैं और अधिक वजन कम होने से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सिंपल सी बात है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है कि लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, तो अपने आप को पतले करने के लिए भूखे रहने लगते हैं, डाइट पे चले जाते हैं, ठीक है, खाना नहीं खाते हैं, तो इससे वो कभी कभार इतने पतले भी हो जाते हैं कि बस वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। फिर बुलीमिया बच्चों, बुलीमिया क्या होती है कि बुलीमिया जो है ना, ये किशोर अवस्था के अंतिम अवस्था में वजन कम करने के असफल प्रयासों से शुरू होता है। इससे ग्रस्त किशोर या किशोरियां बार बार खाना खाने लगता है, अत्यधिक खाते हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि वॉमिट वगैरह होती है ना। इससे किशोरियों में ये ज़्यादातर पाई जाती है, खास करके किशोरियों में, लड़कियों में, गर्ल्स में। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इसके बारे में। सो आई होप अब आप समझ चुके होंगे। तो एक बार ना सारे बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बताएं कि ये वाला भी चैप्टर जो आपका था यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक है, बताइए जल्दी से कि आपको समझ में आ गया कि नहीं। ईटिंग डिसऑर्डर एट एडोलसेंस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलीमिया, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, कुछ इसके फिर एमसीक्यू जानते हैं, जल्दी से बताओ सारे बच्चों। यस सर जी, चलो वेरी गुड। अब इसमें ना कुछ एमसीक्यूज़ हैं आपके। एमसीक्यूज़ मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं चैप्टर के। ठीक है, सारे एमसीक्यू आपको मैंने करवा दिए हैं। अच्छा एक सेकेंड, इसमें ना कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, है ना, क्वेश्चन, तो इनका ना क्वेश्चन से भी हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का भी हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमें भोजन पोषण में अंतर करना है, तो भोजन क्या होता है बच्चों? ठोस द्रव पदार्थ जो निगलने, पचाने, अवशोषित होने के बाद शरीर को पोषण प्रदान करता है। पोषण क्या होता है? ये एक तरीके का साइंस है जिसमें भोजन, पोषक तत्व और इसमें शामिल अन्य पदार्थों का विवरण होता है। संतुलित आहार क्या होता है बच्चों? जिसमें हमारे दैनिक कार्य को करने के लिए जो भी पर्याप्त मात्रा में और सही अनुपात में शामिल हो, जो भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज होते हैं ना, इनको बोलते हैं। ठीक है, फिर आवश्यकता और आरडीए में का डिफरेंस होता है बच्चों। ठीक है ना, ये देख सकते हैं। फिर वृहद पोषक तो आपको बता दिए, सूक्ष्म भी बता दिए हैं आपको, खाद्य वर्ग वगैरह ये सब बता चुका हूँ आपको। ठीक है, हाँ, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? इसकी योजना करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों? तो संतुलित आहार का मतलब होता है कि एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें हमारे सभी प्रकार की जो भी चीज़ें चाहिए हमारे शरीर को वो प्राप्त हो। ठीक है, किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है कि विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं इसमें पोषक तत्व आरडीए के अनुसार ही शामिल हो। ठीक है, संतुलित आहार तैयार करने के लिए खाद्य वर्ग के उपयोग के दिशा निर्देश क्या होते हैं बच्चों? तो ये कुछ दिशा निर्देश हैं जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपको स्नैकिंग और फास्ट फूड में अंतर बताना है बच्चों। तो स्नैकिंग यानी कि स्वल्पाहार क्या होता है कि किशोरों में ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए सहायता करता है। कई किशोर 3 बार नियमित भोजन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये अनिवार्य पोषक तत्वों को पर्याप्त लेने के लिए लाभकारी होता है, जैसे कि पोहा खाना, सैंडविच खाना, है ना, और भी बहुत सारे आते हैं। फिर फास्ट फूड क्या होता है? किशोरों में सुविधाजनक खाद्य पदार्थ पहने की, एक सेकेंड, खाद्य पदार्थ खाने की अधिक प्रवृत्ति होती है, उनके लिए एक फैशन भी है। अक्सर फास्ट फूड में वसा, कैलोरी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जैसे बर्गर, समोसा, पिज्ज़ा, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ओके, किशोरावस्था की 3 आहार संबंधी परिवर्तनों का उल्लेख करो। ठीक है, टीवी देखने के समय को हमें सीमित करना चाहिए, खान पान संबंधित स्वास्थ्य आदतें अपनानी चाहिए, पानी पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अब 2 तरीके के आपके ना वो थे किशोरावस्था में आने वाली समस्याएं। तो एक है आपकी अनीमिया, तो अनीमिया आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। किशोरावस्था में अनीमिया का काफ़ी प्रभाव देखा जाता है। किशोर लड़कों की अपेक्षा किशोरियों में ये ज़्यादा पाया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी, अपर्याप्त आहार लेना, कुछ खास बीमारियां तथा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण अनीमिया काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी अधिक देखा जाता है। रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो रोकथाम के लिए ये कुछ उपाय हैं बच्चों। ठीक है, रोकथाम के लिए आपके ये कुछ उपाय यहाँ पे दिए जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे डाइटिंग समस्या, तो ये भी ठीक है। ठीक है, हाँ, देखो, किशोर अवस्था में उत्पन्न होने वाली खान पान संबंधी गलत व्यावहारिक आदतों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो एक है आपकी एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक है बुलिमिया, दोनों आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, इन विकृतियों को सही आप कैसे कर सकते हैं? तो सही करने के ये तरीके हैं। फिर आरडीए और आवश्यकता के बीच में अंतर, तो आरडीए और आवश्यकता। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया। अब एक बार इंग्लिश मीडियम में आप सभी जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3 नंबर से। ठीक है,
व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट, वाइल प्रिपेयरिंग इट व्हाट पॉइंट्स यू विल कीप इन माइंड। ठीक है, तो ये देख लेंगे। फिर एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ फूड ग्रुप सिंप्लीफाइज प्लानिंग ऑफ बैलेंस्ड डाइट, तो इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ना पढ़ लेना, स्नैकिंग क्या होती है, फास्ट फूड क्या होते हैं, इस तरीके से। ओके, फिर एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स हाउ टू मॉडिफाई डाइट रिलेटेड बिहेवियर इन एडोलसेंस, तो ये आपके 3 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, ऐसे ही आपके बाकी क्वेश्चन है ये, जिससे आप पढ़ सकते हैं इजीली। चलो, सो चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे, आर यू रेडी फॉर चैप्टर नंबर 4? इफ यस, तो सारे बच्चे जल्दी से लिखेंगे यस सर जी वी आर रेडी, प्लस फायर वाला इमोजी जल्दी से। ठीक है, सारे बच्चे तैयार हो। और जिसने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, जिसने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, ठीक है, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करें और अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर भी कर दो, ताकि वो भी सेशन से ज्वाइन होके अपने होम साइंस का जो क्विक रिवीजन है बच्चों, इसको कर सकें और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, ओके, यस सर जी वी आर रेडी। ओके, यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी। चलो, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना बच्चों, और साथ ही आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पे बच्चों हमारा अगला चैप्टर जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर 4 है क्लास 11th होम साइंस का, संसाधन प्रबंधन का। तो बच्चों, इससे सबसे पहले हम छोटे छोटे शब्दों को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द हैं हमारे, इनको समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, संसाधन, इंग्लिश में रिसोर्स। संसाधन वो होता है जिनका उपयोग हम किसी भी कार्य को करने के लिए करते हैं। यह हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करता है, जैसे कि समय, ऊर्जा, ज्ञान, रुचि या फिर किसी प्रकार की कोई भी सामग्री। कुछ होते हैं मानव संसाधन और कुछ होते हैं गैर मानव। मानव संसाधन, मानवीय संसाधन किसी भी कार्य लक्ष्य को पूरा करने के प्रमुख होते हैं। ये संसाधन प्रशिक्षण और आत्म विकास के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ज्ञान है आपका, आपकी ऊर्जा है, आपकी स्किल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप खुद जो है ना, खुद इनको ग्रहण करते हो, खुद इनको डेवलप करते हो। वहीं गैर मानव संसाधन क्या होते हैं, ये भौतिक चीजें होती हैं, भौतिक रिसोर्सेस होते हैं जो हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं, जैसे कि धन, स्थान, कपड़ा या फिर स्टेशनरी का सामान। ओके, ये चीजें होती हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि कुछ चीजें आपको ध्यान से समझनी है। इसको ना एक बार मैं निकाल लेता हूँ ताकि आपको ना अच्छे से सारी चीज़ें समझा दूँ। ओके, एक बार ना मुझे निकालने दो। नियोजन प्रबंधन, ठीक है, ओके, ये भी हो गया। हाँ ठीक है, देखो एक टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। जो प्रबंधन प्रक्रिया होती है आपकी, कौन सी? प्रबंधन प्रक्रिया। ठीक है, तो प्रबंधन प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। पहला नियोजन, फिर आयोजन, फिर कार्यान्वयन, फिर नियंत्रण और फिर उसका मूल्यांकन। 5 चरण आपके होते हैं, नियोजन, आयोजन, कार्यान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो अब इन सबको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो नियोजन क्या होता है। तो किसी भी प्रबंधन प्रक्रिया का यह सबसे पहला चरण होता है। इस प्रक्रिया में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी उपलब्ध संसाधन है, इनकी योजना बनाई जाती है, जिससे कि लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए इसको अभी हम समझेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए देखो, नियोजन प्रक्रिया में हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, इसका चुनाव होता है। कुल मिला के हम क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, इसका चुनाव करते हैं हम नियोजन के अंतर्गत। ठीक है, कितना अंतराल है उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए, है ना। अब नियोजन के ना कई चरण होते हैं, जिसे आप यहां से पढ़ सकते हो, ये थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा। सेकंड आपका जो आता है बच्चों, वो है आयोजन। अब आयोजन में क्या होता है, आयोजन आयोजन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें योजनाओं पे प्रभाव तरीके से काम किया जाता है। यानी कि आपने जो प्लान किया है, ठीक है, जो प्लान किया आपने, उसी पे अब होगा काम। ठीक है, उसी पे अब होगा काम। जैसे कि आपने ना ये प्लानिंग करी बच्चों, क्या प्लानिंग की कि आपको ना
एग्जाम आपके स्कूल में ना वार्षिक उत्सव मनाना है। ओके, तो अभी ये आपकी वर्तमान स्थिति है कि वार्षिक उत्सव आपके स्कूल में होने वाला है। आपका उद्देश्य ये है कि ये वार्षिक उत्सव बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाए। ठीक है, वार्षिक उत्सव में 2 महीने बचे हुए हैं, ये आपका अंतराल कहलाएगा। जब आप योजना में उस वार्षिक उत्सव को करने के लिए सभी संसाधनों को इकट्ठा करेंगे, व उसका वार्षिक उत्सव को पूरा होने के लिए जो जो चीजें चाहिए उनका चयन करके योजना बनाएंगे और कार्य निर्धारित किए जाएंगे। नियोजन में इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। आयोजन में जो हमने लिखा है उस पर काम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो, आयोजन प्रक्रिया में सभी संसाधन जो हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चाहिए, हम उनको एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारा लक्ष्य है वार्षिक उत्सव को मनाना, तो यहाँ पे व्यवस्था की जाती है, जैसे कि वार्षिक उत्सव के लिए जगह ढूंढना कि कहाँ पे मनाया जाएगा, बैठने के लिए कुर्सियाँ, खाने के लिए व्यवस्था करना, अतिथियों का प्रबंधन करना, वार्षिक उत्सव में होने वाली सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर चर्चा करना, कार्यक्रम निर्धारित करना, फूल की साज सजावट करना, है ना। इस तरीके से इन सभी को इकट्ठा किया जाता है। ओके, ठीक है, फिर आता है कार्यान्वयन। ठीक है, कार्यान्वयन में क्या होता है कि काम शुरू हो जाता है। कार्यान्वयन इस अवस्था में जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी हमने योजना बनाई है, उस पर कार्य होना शुरू हो जाता है। यानी कि वार्षिक उत्सव का दिन है, अब वार्षिक उत्सव होने वाला है, उस दिन को हम कार्यान्वयन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है जी नियंत्रण। फिर आता है जी नियंत्रण। अब इसमें क्या होता है, नियंत्रण का मतलब कि जो कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है ना, तो उसमें निगरानी रखना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी उसमें कमी ना रह जाए, जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही वो चलता रहे। ठीक है, ये होता है नियंत्रण। एक ऐसी प्रक्रिया है जो सही परिणाम को लाने में मदद करती है। निगरानी रखना या नियंत्रण करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि हमारा कार्य योजना के अनुसार कार्यान्वित हो रहा है। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसे उसी समय पूरा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वार्षिक उत्सव में हमने 5 अतिथियों को बाहर से बुलाया हो और अगर एक और आ जाए तो तुरंत हमें उसकी खाने पीने की, बैठने की, उपहार देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। यदि किसी प्रकार का खाना कम पड़ जाए, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कम पड़ जाए, तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यह नियंत्रण में होता है। और फाइनली आता है बच्चों मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रबंधन प्रक्रिया की अंतिम अवस्था होती है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ठीक है, मूल्यांकन एक बहुत ही अहम चरण होता है जो कि हमें यह बताता है कि हमारा अंतिम परिणाम क्या है, जो हमने पहले सुनिश्चित किया था, ठीक है, और जो अभी हमें प्राप्त हुआ उसको। मूल्यांकन प्रक्रिया में यह भी देखा जाता है कि कार्य की क्या क्या विशेषताएं रही, क्या क्या कमियां रही, जो भी हमने कार्य किया है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है, और क्या क्या कमियां रही, हमारे लक्ष्य सही से प्राप्त हुए हैं या नहीं, ये प्रभावी ढंग से प्राप्त हुआ है या नहीं, जो भी हमने तय किया था। जैसे कि हमारा मान लेते हैं टॉपिक ये था कि हमें ना वार्षिक उत्सव मनाना था अच्छे तरीके से, तो वार्षिक उत्सव समाप्त होने के बाद ये पता लगाया जाएगा कि जैसे हमने प्लान किया था क्या उसी प्रकार से क्रियान्वित हुआ या नहीं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे दूर किया, और भविष्य में ये वार्षिक उत्सव जब दोबारा मनाया जाएगा तो हम अपनी इन गलतियों और इन विशेषताओं का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें जो हमने डिसाइड किया था और जो हमें परिणाम मिला है उसी की यहाँ पे कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है। जो डिसाइड किया था और जो हमें मिला है उसकी तुलना यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों आपका इसके बारे में। तो एक बात सारे बच्चे मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे कि प्रबंधन प्रक्रिया के जो आपके ये 5 चरण होते हैं, ठीक है, प्रबंधन प्रक्रिया के जो आपके 5 चरण हैं, क्या आपको समझ में आएंगे? अगर हाँ तो जल्दी से लिखेंगे यस सर जी, इसलिए मैंने एक एक लाइन को ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे प्रबंधन आपको समझ में आ गया कि नहीं? करिश्मा यस सर जी, बन्नी यस सर, रिया यस सर जी, वेरी गुड, सलोनी यस सर, ईशा यस सर जी, सुहानी यस सर, मुस्कान आ गया सर जी, चलिए वेरी गुड। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको आगे का टॉपिक करा दिया जो कि काफ़ी ज़रूरी था। ठीक है, अब बच्चों हम बात करेंगे संसाधनों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? संसाधनों के बारे में। तो अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वो होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी भी कार्य या लक्ष्य को पूरा करने के लिए करते हैं। अब ये ना 3 टाइप के होते हैं, एक मानव या गैर मानव कह लीजिए,
ठीक है, मानव और गैर मानव, व्यक्तिगत और साझे, प्राकृतिक और सामुदायिक। अब इन संसाधनों को थोड़ा ध्यान से समझें क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से एक बार, संसाधन में मानव संसाधन आते हैं और गैर मानव संसाधन आते हैं। पहले मानव संसाधन में जैसे कि ज्ञान है, उत्प्रेरणा है, रुचि, कौशल, क्षमताएं, समय, ऊर्जा, ये सभी क्या है, ये हमारे खुद के संसाधन है जो हम खुद डेवलप करते हैं। ठीक है, और गैर मानव में क्या होता है, ये ऐसे संसाधन हो जो भौतिक चीजें होती है, जैसे कि धन, पैसा, कोई भी वस्तु हो गई, ये भौतिक संसाधन होते हैं जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति में मदद करते हैं। अब जैसे कि मानवीय संसाधन की हम बात कर लें, तो मानवीय संसाधन किसी भी लक्ष्य व कार्य को करने के लिए प्रमुख या महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक व्यक्ति के खुद के कौशल और प्रशिक्षण के द्वारा विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ज्ञान हो गया, है ना, इसके अलावा उत्प्रेरणा या रुचि हो गई, आपकी किसी काम के प्रति आपका क्या ज्ञान है उस काम के प्रति। ठीक है, आपकी कितनी, आपके अंदर क्या स्किल है, आपकी कितनी कैपेसिटी है उस काम को करने के लिए, है ना, ये चीजें होती हैं। फिर आप कितना समय उसको दे सकते हैं, कितने समय में, कम समय में, ज़्यादा समय में, कितनी देर में पूरा करते हैं। फिर आपकी एनर्जी आ जाती है ना। फिर बच्चों गैर मानवीय संसाधन होते हैं जैसे कि धन, ठीक है, भौतिक संसाधन जैसे कि कोई स्थान हो गया, फर्नीचर, कपड़ा, स्टेशनरी, ये सभी आपके भौतिक संसाधन होते हैं, धन वगैरह ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ओके, फिर आते बच्चों व्यक्तिगत संसाधन और साझे संसाधन। तो बच्चों देखो, व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं, वह संसाधन जो एक व्यक्ति के स्वयं से जुड़े होते हैं, जैसे कि आपके स्कूल का बैग, आपके कपड़े, आपका घर, आपकी गाड़ी, ये सभी क्या है, ये आपके मानवीय या फिर गैर संसाधन दोनों हो सकते हैं, है ना। क्योंकि गैर संसाधन जैसे मेरा बैग है, मेरे कपड़े हैं, मेरे घर है, मेरी गाड़ी है, तो ये क्या है तो हमारे व्यक्तिगत संसाधन ही, लेकिन ये गैर मानवीय भी है। साझे संसाधन में ये वो संसाधन होते हैं बच्चों जो साझेदारी में उपयोग में होते हैं, जैसे कि एक समुदाय के लिए मंदिर, ठीक है, एक सोसाइटी के लिए पार्क, है ना, ये प्राकृतिक या समाज के द्वारा बनाए जा सकते हैं जिनका लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। ओके, फिर आता है बच्चों प्राकृतिक संसाधन और सामुदायिक संसाधन, है ना, प्राकृतिक और सामुदायिक, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। प्राकृतिक संसाधन हमारे आसपास प्रकृति में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनको बोलते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जल, ऑक्सीजन, ये सभी वायु वगैरह है। ये संसाधन सभी मनुष्यों के लिए समान रूप में उपलब्ध होते हैं। हम में अपने संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग करना है ये व्यक्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, फिर होते हैं सामुदायिक संसाधन। यह संसाधन मानव को किसी भी समुदाय का हिस्सा होने में प्राप्त होते हैं और ये सरकारी हो सकते हैं, जो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे कि सड़कें, पार्क, शादी के घर, डाकघर, अस्पताल, लाइब्रेरी इत्यादि। और इन संसाधनों के रखाव की जिम्मेदारी भी वही समुदाय भी उठाता है। ओके, अब संसाधनों की विशेषताएं होती हैं, ठीक है, कि हम उस संसाधन का उपयोग कैसे कर रहे हैं। हमें उस संसाधन का उपयोग ऐसे करना चाहिए कि लक्ष्य भी पूरा हो जाए और आने वाले समय के लिए बचे भी रहें, है ना। फिर सुलभता, यानी कि कोई भी संसाधन जो है वो हमारे लिए कितनी आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं, है ना। फिर विनियमितता आ जाती है, इसका मतलब होता है कि संसाधन जो है ना, जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करें और समय समय पे हमें संसाधनों के उपयोग को बदलते रहना भी चाहिए। ठीक है, प्रबंधनीय, फिर ये चीज़ें होती हैं, और ये प्रबंधन वगैरह तो सारी चीज़ें आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, वेल अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, और एक बार इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए जरूरी हैं, लाइक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, एक मिनट यहाँ से छोड़ो, यहाँ से पढ़ो आप। ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में नॉलेज है आपका, मोटिवेशन, इंटरेस्ट है आपका, स्किल, एप्टीट्यूड और स्ट्रेंथ है, टाइम और एनर्जी। फिर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में मनी एंड मटेरियल रिसोर्सेज आ जाते हैं आपके। ठीक है, फिर इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, शेयर रिसोर्सेज हैं आपके। फिर यहाँ पे आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो लाइक यूटिलिटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, इंटरचेबिलिटी, ठीक है, इस तरीके से ये है। मैनेजिंग रिसोर्सेज आ जाते हैं आपके। ओके, और फिर ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ चले गए, वेट अ मिनट। ठीक है, हाँ देखो, लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं, पहले 3 नंबर के, फिर आगे के देखेंगे। ओके, सो देखो,
संसाधन के 3 विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत आपको करना है और प्रत्येक संसाधन की परिभाषा बताइए और प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। कितने प्रकार के हैं विस्तार से बताओ। तो 3 टाइप के संसाधन है ना बच्चों हमारे, मानव, गैर मानव, व्यक्तिगत, साझे, प्राकृतिक, सामुदायिक, इस तरीके से। अब मानव संसाधन क्या होते हैं, जैसे कि ज्ञान, ऊर्जा, कौशल। गैर मानव क्या होते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, साझे संसाधन समझा चुका हूँ आपको। प्राकृतिक, सामुदायिक ये भी समझा दिए हैं। मानव संसाधन प्रमुख माने जाते हैं, इन संसाधनों को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो वही चीज़ है, आपको कौशल, ज्ञान वगैरह इन सभी के बारे में बताना है। ओके, हाँ बच्चों, नियोजन के चरण आप याद कर लीजिए। नियोजन के चरण होते हैं, ठीक है, जैसे कि पहले समस्या को पहचानना, फिर उसके लिए विभिन्न विकल्पों को पहचानना, फिर उन विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना, योजना पे काम करना, फिर योजना को कार्यान्वित करना और परिणामों को स्वीकार करना। ठीक है, इस तरीके से। फिर प्राकृतिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं, इनमें डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो वो भी लिखा हुआ है। ओके, प्रवर्धन प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है, तो नियोजन क्या होता है इसका एग्जाम्पल के तहत समझा रखा है। आयोजन क्या होता है, ठीक है, कार्यान्वयन, नियंत्रण, फिर मूल्यांकन, सारी चीज़ें हैं। नियोजन के चरण को बताना है, तो नियोजन के कई सारे चरण होते हैं, आप देख सकते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण आपको चित्र बना के करना था, तो मानवीय और गैर मानवीय में आप यहाँ पे देख लेंगे। फिर व्यक्तिगत और साझे संसाधन यहाँ से देख लेंगे। प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन यहाँ से देख लेंगे। ओके, संसाधन प्रबंधन ये तो खैर आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, ओके, सो चैप्टर 4 हमारा पूरा हो गया। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बता दी। एक बार सारे बच्चे लिखेंगे कि आप तैयार हैं चैप्टर 5 को क्विक रिवीजन करने के लिए। ठीक है, इफ़ यस, इफ़ रेडी, सारे बच्चे लिखेंगे यस सर जी। ठीक है, जल्दी से जल्दी लिखिए, फिर हम अपने इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो हमारे 50+ मिनट पूरे हो चुके हैं और अभी तक हमने 4 चैप्टर्स को पूरा भी कर लिया है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम हमें लगने वाला है इस सेशन में, कम से भी कम अभी 1 घंटे से भी ज़्यादा लगेगा। ओके सर जी, यस सर जी, हेलो सर, हेलो सभी को, हेलो जितने बच्चे नए नए ज्वाइन हो रहे हैं सभी को हेलो, सभी को हेलो सर। लास्ट टाइम, यस सर, यस सर। सर भी, सर जी कल भी लाइव वीडियो बना देना, बिल्कुल बिल्कुल, कल भी आपकी लाइव वीडियो आ जाएगी, चिंता मत कीजिए, कल भी आपकी लाइव वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चलो सेशन की शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर की। ठीक है, एक सेकेंड, इसको भी यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं एक बार। अच्छा, ये ये एक बार देख लेंगे बच्चों कि जो आपके क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, इंडिविजुअल, शेयर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, है ना, इस तरीके से। और फिर मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स, तो प्लानिंग, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज में क्या डिफ्रेंशिएट होता है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग, इवेल्युएशन। ओके, और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आपको चित्र बना के इन्हें बताना था, समझाना था, वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, सो अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्लास 11th का आपका होम साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, कपड़े हमारे आसपास, अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और पूरे के पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो बच्चों, कपड़े यानी कि फैब्रिक्स हमारे चारों तरफ ये जीवन का महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जो कि हमें आराम और ऊष्मा प्रदान करते हैं। इसमें विभिन्न रंग, सजावट, शैलियाँ भी होती हैं, विभिन्न टाइप की बुनावट भी होती हैं। इनका चयन हमें अपने उपयोग के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक को आप समझ लीजिए, जैसे कि रेशा यानी कि फाइबर्स क्या होते हैं, ये वस्त्रों की मूल इकाई होती है जिनसे सूत बनता है, उन्हें रेशा कहते हैं। अब सूत क्या होता है, तो रुई, रेशम आदि के रेशों को गूंथ कर ये बनाया जाता है, इसे सूत कहते हैं, और सूत को हम धागा भी कहते हैं। अब वस्त्र क्या होता है, तो रेशे, सूत और कपड़ा सभी को वस्त्र उत्पाद अथवा वस्त्र कहते हैं। ठीक है, फिर वस्त्र का परिष्करण, रेशे के गुण, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। रेशे के गुण कपड़े के गुणों के द्वारा निर्धारित होते हैं।
ठीक है, जैसे कि क्या होते हैं रेशे के गुण, कताई के योग्य होना चाहिए, यह रेशे को सूत और कपड़े में बदलने की सबसे अनिवार्य विशेषता होती है, रेशा किफायती होना चाहिए, है ना, ये चीजें होती है बच्चों। ठीक है, वस्त्रों का वर्गीकरण दो तरीके से होता है, एक होता है प्राकृतिक रेशे में, ठीक है, और एक होता है मानव निर्मित रेशे में। तो इन सभी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले प्राकृतिक रेशे, वह रेशे जो प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सेल्यूलोसिक रेशा है, ये पेड़ पौधों में सेल्यूलोस होता है, जिसके कारण पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को वनस्पतिक यानी कि सेल्यूलोज रेशा कहते हैं। जैसे बीज तथा फल के रेशे, ठीक है, बास्ट रेशे लिनेन जूट, लीफ रेशे अनानास और सीसल, ठीक है, नट हॉस्क रेशे जैसे कि नारियल से, प्रोटीन जातम्ब रेशे, ठीक है, खनिज रेशे इसमें शामिल होते हैं जो हमें खनिजों से मिलते हैं, प्राकृतिक रबड़ जो कि रबड़ पेड़ों से पाए जाते हैं, है ना, उनकी लताओं से पाए जाते हैं। फिर मानव निर्मित या फिर विनिर्मित रेशा, वह रेशे जिनके उत्पादन के दौरान उनकी भौतिक और रासायनिक संरचना के साथ साथ उनके गुणों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया गया है, जैसे कि परिवर्तित सेल्यूलोसिक रेशा, परिवर्तित रेशा जो प्राकृतिक है उसी को यहाँ पे परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, मानव निर्मित रेशा बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, तो कैसे बनता है बच्चों, आप यहाँ से पढ़ लेना। अब बारी आती है सूत की। ठीक है, सूत को रेशों, फिलामेंट अथवा ऐसी सामग्री की लंबी लंबी बटों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कपड़ा तैयार करने के लिए हर प्रकार के धागों की बुनाई के लिए उपयुक्त होता है। सूत प्रसंस्करण यानी कि यान प्रोसेसिंग, कताई जिसे स्पिनिंग कहते हैं, तो प्राकृतिक स्टेपल इस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्टेपल रेशे को सूत स्पेशल रेशे से सूत को संशोधित करने को कटाई कहा जाता है। ओके, फिर बच्चों देखो, सूत संशोधन करने के लिए रेशे को सूत में परिवर्तित करने के चरण, एक तो होता है पहले सफाई, यानी कि प्राकृतिक जो रेशा होता है उसके जो भी स्रोत हो, चाहे वो बीज हो, पत्तियां हो, ठीक है, टहनियां जो भी हो, उसको जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उसको हटाया जाता है। ठीक है, लैप्स में परिवर्तित करते हैं। पूनी बनाना, मेकिंग इनटू अ सिल्वर, इसमें लैप्स को खोलकर सीधा किया जाता है, फिर इसको कार्डिंग यानी कि धुनना, कॉम्बिंग करना, ये कहते हैं। फिर तनुकरण, तानना या फिर बटना, रेशे को लंबे तंतुओं में परिवर्तित करने के बाद उन्हें आवश्यकता के अनुसार आकार में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को तन्ना अथवा तनुकरण कहा जाता है। समरूपता के लिए कई पूनियों को एक साथ जोड़ा जाता है इस तरीके से ताकि वो लंबी बेहतर बन सके। ठीक है, फिर सूत संख्या क्या होती है, सूत की बंटें क्या होती हैं, सूत और धागा क्या होता है ना, तो रेशे के बाहर और इसमें बनाए गए सूत की लंबाई के बीच के संबंध को सूत संख्या कहते हैं। ठीक है, जो कि सूत की बेहतरी का सूचक है। जब रेशे को सूत में बदला जाता है तो रेशे को साथ जोड़ने के लिए बटें बनाई जाती हैं, इन्हें ट्विस्ट प्रति इंच कहा जाता है। ठीक है, फिर है सूत और धागा। सूत और धागा मूल्यतः समान होते हैं। सूत शब्द अक्सर कपड़े के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है, जबकि धागा वह उत्पाद है जो कपड़ों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर बुनाई क्या होती है ना, ऊन की बुनाई, निटिंग वाले कपड़े की उपयोगिता, ब्रेड गूंथना, नेट्स, लेस, ये चीजें हैं। ओके, हाँ, ग्रे वस्त्र समझ लो बच्चों। कताई बुनाई की प्रक्रिया के बाद जब जो कपड़ा तैयार होता है, हम सभी को पता है वो बहुत ही गंदा, मैला, खुरदरा और बेजान सा होता है, उसमें रोए पड़े होते, गांठें भी दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार के कपड़े को ग्रे वस्त्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं ऐसे कपड़े को बच्चों, ग्रे वस्त्र कहा जाता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे अच्छे तरीके से। चलो देखते हैं अगले पार्ट को। ठीक है, अगले पॉइंट को, परिसज्जा के कितने प्रकार होते हैं, तो एक होती है मूल परिसज्जाएं। ठीक है, एक होती है मूल परिसज्जाएं और फिर होती है विशिष्ट परिसज्जाएं। ओके, मूल और विशिष्ट, और हाँ, अब इनको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, वस्त्रों की रंगाई व छपाई, तो किसी भी तंतु, सूत या वस्त्र को रंगने के लिए प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उसे रंग कहते हैं। इस रंग को चढ़ाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को रंगाई कहते हैं। छपाई वह प्रक्रिया है, रंगाई वह प्रक्रिया जिसमें बने हुए वस्तु पर निश्चित डिजाइन में रंग लगाया जाता है।
अब ये कई तरीके की होती है, एक होती है साधारण रंगाई, क्रॉस रंगाई, बंदेज, बाटिक रंगाई, इस तरीके से। ठीक है, और भी कुछ है छोटी छोटी। कुछ महत्वपूर्ण रेशों की हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रेशे हैं आपके लिए जिसको आपको याद करना है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेशे, जैसे कि कपास यानी कि कॉटन। तो बच्चों कपास जो है ये एक प्राकृतिक सेल्यूलोसिक तंतु होता है, इसके रेशे छोटे होते हैं और इस तंतु में प्राकृतिक चमक नहीं होती है। कपास रेशे ताप के सुचालक होते हैं, ठीक है, और ये सफेद मटमैले रंग के होते हैं। इनमें लचीलेपन का अभाव होता है, अच्छा अवशोषक माना जाता है, ताप सहने की अधिक क्षमता होती है। कपास का क्षार, ये याद भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। कपास पर क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु अम्ल से ये नष्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ये है बच्चों, है ना, ये एक कपास का ही आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, कपास का। ओके, तो फिर आता है बच्चों लिनेन। लिनेन एक प्राकृतिक सेल्यूलोसिक तंतु होता है, बहुत से गुण इसमें कपास जैसे ही होते हैं। लिनेन का रेशा कपास के रेशे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा सूक्ष्म होता है, इसलिए इससे बना सूत कपास के सूत की अपेक्षा अधिक मजबूत भी होता है, चमकीला होता है। जो रेशा ज्यादा पास होंगे वो ज्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। फिर ऊन यानी कि वूल। तो ऊन बच्चों एक प्राकृतिक प्राणिज तथा प्रोटीन तंतु है, पशुओं के शरीर पर उगे बालों से ये ज्यादातर प्राप्त होता है, ठीक है। ऊन बनाने के लिए बाल जब जिंदा पशुओं से निकाले जाते हैं तो उसे फ्लीश या फ्लिक्स ऊन कहते हैं। जब मरे हुए पशुओं से बाल निकाले जाते हैं तो उसे खींची हुई ऊन कहा जाता है। खींची हुई ऊन फ्लीश या क्लिप ऊन से घटिया श्रेणी की ही रहती है। रेशे इसके अधिक लंबे नहीं होते हैं, इनकी लंबाई बहुत ही थोड़ी कम होती है ना। सभी प्रकार के तंतुओं में ऊन सबसे कमजोर माना जाता है। ऊन बहुत ही लचीला होता है, सभी प्रकार के ऊनी वस्त्र सिकुड़ते हैं, ठीक है। ऊनी वस्त्रों में नमी सोखने की जबरदस्त क्षमता होती है और ताप के कुचालक होने के कारण सर्दियों में ये ज़्यादा पहने जाते हैं, इस तरीके से। फिर बारी आती है बच्चों रेशम की, यानी कि सिल्क, ठीक है। अब रेशम के बाद में किसको समझेंगे, सिल्क को समझेंगे, ठीक है। अब देखो सिल्क में यानी कि रेशम की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, देखो सिल्क या रेशम एक प्राकृतिक पशुजन्य तंतु होता है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। छोटे छोटे से रेशम के कीड़े होते हैं ना, उनसे प्राप्त होता है। रेशम का तंतु एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइब्रन से बना होता है। सभी प्राकृतिक तंतुओं में से रेशम के तंतु सबसे लंबे होते हैं, इनकी लंबाई कई सौ फुट तक हो सकती है, ठीक है। रेशम की अपनी ही प्राकृतिक चमक रहती है, यही कारण है कि रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। याद रखिए, एमसीक्यू में आ सकता है कि वस्त्रों की रानी किस उसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे रेशम को कहा जाता है। रेशम का तंतु सभी प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा अधिक मजबूत भी होता है। ये नमी सोखते हैं, जल्दी छोड़ते नहीं। रेशम के तंतु बहुत ही कोमल होने के कारण अधिक ताप नहीं सह पाते हैं, है ना, ये चीजें होती हैं। फिर रेयान की बात आएगी। रेयान, तो रेयान बच्चों पुनर्उत्पादित सेल्यूलोज से निर्मित एक मानव निर्मित तंतु है। कपड़ा उद्योग में रेयान को विस्कोस रेयान या फिर कृत्रिम रेशा के नाम से भी जाना जाता है। रेयान रेशम का एक अच्छा विकल्प है। रेयान में प्राकृतिक तंतुओं के लगभग सभी गुण पाए जाते हैं। मिश्रित तंतु बनाने के लिए रेयान सभी तंतुओं के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। रेयान में सूत की अपेक्षा नमी सोखने की अधिक क्षमता होती है। रेयान में कपास की अपेक्षा कम ताप सहने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे कम गर्म इस्त्री द्वारा प्रेस करना भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो, तो ये हो गया रेयान के बारे में। अब है बच्चों नायलॉन, ठीक है। अब बारी आती है नायलॉन की। तो बच्चों नायलॉन जो होता है ना, एक रासायनिक विधि के द्वारा बनाया गया सबसे पहला मानव निर्मित कृत्रिम तंतु है। याद रखिए, एमसीक्यू में आ सकता है, सबसे पहला मानव निर्मित कृत्रिम तंतु कौन सा है, जिसे जादुई तंतु और मैजिक फाइबर भी कहते हैं, नायलॉन। ये ताप संयमित रासायनिक रेशा होता है। लंबाई को आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। इसके तंतु बहुत ही मजबूत और हल्के होते हैं। मजबूत तो है ही, हल्के भी है। ये इसके तंतु सिकुड़ते नहीं हैं। तंतुओं में अवशोषण का गुण ना के बराबर होता है। ताप के कुचालक होते हैं। अधिक ताप का नायलॉन के तंतुओं पर प्रभाव भी गलत प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, ठीक है।
फिर बच्चों आता है पॉलिएस्टर, ठीक है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर टेरिलिन, टेरिन अथवा डेक्रोन भी एक मानव निर्मित तंतु है जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। यह रेशा आंशिक रूप से पारदर्शी और चमकीला होता है। पुनः आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता पॉलिएस्टर में कम होती है। पॉलिएस्टर में सिलवटें नहीं पड़ती हैं। सामान्य रूप से रेयान, कपास, ऊन और कुछ हद तक बने हुए रेशम के साथ मिलकर इस रेशे का अधिक प्रयोग किया जाता है। फिर बच्चों एक्रिलिक है, ठीक है। एक्रिलिक है बच्चों आपका, एक्रिलिक, तो इसके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे है आपका एलास्टोमेरिक रेशा, तो उसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इंग्लिश मीडियम में, ओके। तो इंग्लिश मीडियम में क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, तो नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड और मैनमेड फाइबर्स होते हैं। नेचुरल में आप इसको देखेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से आपके ये रहेंगे छोटे छोटे पॉइंट। मैन जो आपके लिए ज़रूरी है ना, वो ज़रूरी है यहाँ से, ठीक है। छोटे छोटे यार्न के बारे में, ठीक है। यार्न प्रोसेसिंग में स्पिनिंग, ठीक है, क्लीनिंग, मेकिंग इनटू अ सिल्वर, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें हैं। मेन जो चीज़ है बच्चों वो है आपकी वेट अ मिनट, अच्छा एक बार नेटिंग को भी आप देख लेना, ठीक है। ओके सो हाँ, यहाँ से है कॉटन, ठीक है। जरूरी जो आपके लिए रेशे हैं कॉटन, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कॉटन के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ से देख लीजिए बच्चों, और इसके लिए एक चित्र भी यहाँ पे दे दिया गया। फिर आपका लिनेन, ठीक है, लिनेन, तो उसके बारे में भी ये छोटे पॉइंट है, यहाँ से पढ़ लेना। फिर वूल यानी कि ऊन है आपका, इसके बारे में ये चीज़ें हैं, ठीक है। ऊन थोड़ा सा बड़ा है बेसिकली। फिर आता है आपका सिल्क, सिल्क के बारे में कुछ ये पॉइंट है, और फिर आपके ये वाले। फिर आता है बच्चों आपका रेयान, अब रेयान क्या है, उसके क्या पॉइंट हैं ये देख लेंगे। फिर आप देखेंगे नायलॉन के बारे में, तो नायलॉन के बारे में ये सारे आपके पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। फिर पॉलिएस्टर क्या है, इसकी विशेषता और इसकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी। और फिर एक्रिलिक क्या है, इसके बारे में ये विशेषता है, ठीक है। और एक होते हैं ये वाले इलास्टोमेरिक फाइबर्स, तो उसके बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। चलो फिर आपके एमसीक्यू वगैरह आ जाएंगे। तो अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बता देता हूँ इस चैप्टर से, ठीक है। हाँ, ये छोटा सा शब्द याद कर लेंगे बच्चों, स्पिंटर शब्द, ठीक है। स्पिंस्टर शब्द का उद्भव कैसे हुआ, तो बच्चों पहले सामान्यतः युवा और अविवाहित लड़कियां बेहतरीन सूत की कताई करती थीं क्योंकि उनकी उंगलियां बहुत ही कुशल होती थी। इसी संदर्भ में क्योंकि कताई को स्पिनिंग भी कहा जाता था, इसलिए अविवाहित लड़कियों के लिए स्पिंटर शब्द का उपयोग किया गया था, ठीक है। फिर सूत और धागे में अंतर बताना था बच्चों, तो ये आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। कपड़ा उत्पाद में बुनाई का क्या महत्व होता है, ताना बाना और शेडियां भी समझाइए, ठीक है। तो बुनाई क्या होती है बच्चों, वस्त्र निर्माण की मुख्य तथा सबसे पुरानी विधि है। बुनाई की तकनीक पुरातन काल में कताई से पहले प्रचलित थी। करघे के पिछले भाग से सामने वाले भाग तक लंबाई में समानांतर धागों को ताना कहते हैं। ताने के आर पार बुने जाने वाले धागे को बाना कहते हैं। पारंपरिक करघे में ताना पिछली ओर चढ़ा रहता है। खड्डी में हैंडल एवं हार्नेस के द्वारा ताने के कुछ निश्चित धागों को सुंदर डिजाइन के लिए ऊपर नीचे किया जाता है, इसे शेडिंग कहते हैं, ठीक है, इसको शेडिंग कहते हैं। ऊनी वस्त्र रेशों की क्या क्या उपयोगिता होती है, तो वो देख सकते हैं। रेशम वस्त्रों की क्या उपयोगिता होती है, तो वो देख सकते हैं। वस्त्रों की परिसज्जा और महत्व बताएं, तो वो भी समझा रखा है। निटिंग वाले कपड़ों के लिए, कपड़ों की वस्त्रों के लिए क्या उपयोगिता होती है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। जाल व लैस में अंतर बताइए, तो समझा दिया आपको मैंने। रेशे में सूत, रेशे को सूत में परिवर्तन करने के चरण बताएं, तो सफाई, पूरी पूनी बनाना, तनुकरण, तनना व बटना, है ना। रेयान और नायलॉन में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इनमें अंतर बताना है, तो देख सकते हैं सारे अंतर हैं, ठीक है। एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि आर यू रेडी फॉर चैप्टर नंबर 6, इफ यस तो सारे बच्चे जल्दी से लिखेंगे यस सर जी। और तब तक के लिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, आप क्वेश्चंस को यहाँ से देख लीजिए, जो आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस सारे क्वेश्चन को ईजिली यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्विक रिविजन यहाँ पे हम कर रहे हैं, ओके। यस सर जी, वेरी गुड। कितने बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। करिश्मा, जिमिन, जतिन शर्मा, साहिल, दीक्षा, अंशिका, ठीक है। और
ठीक है, सलोनी, गुरमीत सिंह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, केक और डी बन, बहुत अच्छे। हार्ट टचिंग, एंजल गेमिंग, बहुत बढ़िया। सो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 6 को। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार। हाँ, चलिए। तो ओके, तो अब हम शुरुआत करेंगे क्लास 11th होम साइंस के चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी आपकी जो है ना स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को 1080p पे कर लीजिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर 6 संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी को। तो ध्यान से समझो, संचार माध्यम एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है बच्चों, जो किशोरों के जीवन के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है। संचार माध्यम व संचार अध्ययन धीरे धीरे हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं, जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने व ज्ञानवर्धन करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। ठीक है, संचार क्या है बच्चों? संचार क्या है? संचार विभिन्न परिस्थितियों के विषय में विचार, चिंतन करने, सोचने समझने, अपने विचार, अपनी सूचना, अपनी भावनाओं को जब हम दूसरे तक संप्रेषित करते हैं, उस प्रक्रिया को संचार कहते हैं। जेपी लीगन के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी एक संदेश पर समान समझ पैदा करने के लिए विचार, भाव, तथ्यों, प्रभावों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर ब्रोकर के अनुसार संदेश के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई अर्थ प्रेषित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। ठीक है, फिर संचार का क्या महत्व होता है बच्चों? संचार की इंपॉर्टेंस क्या है? तो संचार का प्रयोग विभिन्न संस्थाओं तथा लोगों में विचारों, नियमों, तथ्यों, इनके आदान प्रदान के लिए करते हैं। संचार भाषा और व्यक्तिगत संप्रेषण को मजबूत करता है। संचार के प्रयोग के द्वारा लोगों में ज्ञान का प्रसार होता है, साथ ही उन्हें नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने में संचार की अहम भूमिका भी होती है। ठीक है, संचार के द्वारा किसी भी कार्य अथवा व्यापार को कुशल और प्रभावी भी बनाया जा सकता है। संचार के वर्गीकरण की बात करेंगे तो कई टाइप का होता है। एक होता है एक तरफा संचार। ठीक है, ऐसी स्थिति में ग्राही यानी कि जो सूचना वाला होता है ना, सूचना प्राप्त करता है पर उस सूचना पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है, इसीलिए इसको एक तरफा संचार कहते हैं। दो तरफा संचार, इसमें संचार दोनों तरफ से होता है, दोनों व्यक्तियों की तरफ से होता है, जिसमें चाहे आपस में बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, इसको दो तरफा बोलते हैं। ठीक है, संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण, तो स्तरों के आधार पर एक होता है अंतराव्यक्तिक। अंतराव्यक्तिक का मतलब हो गया है कि जब हम सेल्फ बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, इसको अंतराव्यक्तिक बोलते हैं। ठीक है, और अंतर्व्यक्तिक में क्या होता है कि जब हम आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब आमने सामने बात होती है ना, उसको बोलते हैं अंतर्व्यक्तिक। ठीक है, अंतरा मतलब अपने खुद से और अंत यानी कि दूसरों से। ठीक है, फिर समूह संचार होता है जब हम एक समूह से बात करते हैं। ठीक है, दो से अधिक व्यक्तियों से बात करते हैं, तब उसको समूह बोलते हैं। जनसंचार का मतलब होता है कि जब हम किसी भी यांत्रिक माध्यम के द्वारा, जैसे रेडियो, टीवी, उपग्रह संचार, अखबार, पत्रिका, इनके माध्यम से संचार को, किसी सूचना को, किसी भी घटना को लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको जनसंचार कहते हैं। फिर आता है अंतरा संस्था संचार और अंतः संस्था संचार। ठीक है, तो देखो अंतरा संस्था, जब मानव किसी संस्था या संगठन में कार्य करते हो तो वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्था में अलग अलग पदों पर कार्य करने वाले लोगों से संबंध व विचार स्थापित करते हैं। सिंपल सी बात है। अंतरा संसार का मतलब हो गया एक ही संस्था जो है, एक संस्था वो अपने अंदर ही संचार करती है, और अंतः संचार का मतलब हो गया कि जब आप किसी अन्य संस्था के साथ में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचार करें, अंतः संस्था संचार कहलाते हैं। ठीक है, ये चीजें। फिर आता है बच्चों संचार के साधन अथवा विधि पर आधारित वर्गीकरण। तो एक होते हैं शाब्दिक या फिर मौखिक संचार। इस संचार के द्वारा हम अपने विचार या मतों को बोलकर, सुनकर, साधन या मौखिक माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, गैर शाब्दिक संचार में इस प्रकार के संचार बिना शब्दों के किए जाते हैं, जैसे कि अपने हाव भाव, मुख मुद्राएं, मिजाज, ठीक है, नेत्र संपर्क, भाषा के द्वारा, लिखाई, पहनावे, इसके माध्यम से करते हैं, इशारों के द्वारा, और खास करके ये मूक बधिरों के लिए उपयोग होता है। अब बच्चों एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण।
ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पढ़ना, सुनना, देखना, दृश्य, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और श्रव्य, दृश्य। ठीक है, कुछ संचार के प्रकार जैसे श्रव्य है तो रेडियो, श्रव्य रिकॉर्डिंग, सीडी प्लेयर, व्याख्यान, लैंडलाइन एंड मोबाइल फोन। दृश्य में संकेत व प्रतीक, मुद्रित सामग्री, चार्ट या पोस्टर। श्रव्य दृश्य टेलीविजन, वीडियो फिल्में, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, और ये जो यूट्यूब है जैसे आप वीडियो देख रहे हैं ये भी इसी का माध्यम है। ठीक है, अब देखो संचार का प्रभाव, पहले स्रोत समझिए। ठीक है, किसी भी सूचना को, एक सेकंड, ये आपको मैं यहाँ पे समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि देखो संचार के बारे में आपकी जो हिंदी वाली बुक है ना, हिंदी की, ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम वाली, उसमें ये वाला टॉपिक पूरा करवा रखा है कि संचार में क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या है क्या नहीं, सारी की सारी बात है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसके बारे में ओके, हाँ ये थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए। हाँ जी सर, आपने करवाया था, वेरी गुड, ये आपके लिए जरूरी है। पारंपरिक लोक रंगमंच के उदाहरण जैसे कि जत्रा बंगाल में, रामलीला और नौटंकी कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। विदेशिया व्यवहार में, विवाह नहीं सर, बिहार में। ठीक है, तमाशा महाराष्ट्र में, यक्षगान दशावतार कर्नाटक में, भवाई गुजरात में। ठीक है, फिर जनजातीय गीत और नृत्य के उदाहरण जैसे कि बोल और भतियाईली बंगाल में, स्ना और दादोरिया मध्य प्रदेश में, दोहा और गरबा गुजरात में, चक्री कश्मीर में, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब में, कजरी और चौती यहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आल्लाह उत्तर प्रदेश और बिहार में, पौड़ा और लावनी महाराष्ट्र में, बिहू, मांड और पनिहारी तथा चारणों भाटों राजस्थान में होता है, ये सब है ना, ये कुछ चीज़ें हैं। ओके, तो आप देखो पारंपरिक संचार के माध्यम क्या थे पहले, तो कठपुतली, लोक नृत्य, लोक रंगमंच, मौखिक साहित्य, मेले और त्योहार। ठीक है, अनुष्ठान, संकेत। लेकिन आधुनिक संचार के क्या माध्यम हो गए हैं, जैसे रेडियो, उपग्रह टेलीविजन, आधुनिक मुद्रण माध्यम, फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम पद्धतियाँ, ऑडियो कैसेट। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो डिस्क प्रौद्योगिकी है, ये चीज़ें शामिल हैं इसमें। ओके, और भी हैं यहाँ पे जैसे मोबाइल फ़ोन, वीडियो फिल्में, इस तरीके से। ठीक है, अब संचार माध्यमों के क्या क्या कार्य होते हैं, तो सूचना प्रदान करना, ठीक है, प्रेरणा देना, मनोरंजन, व्याख्या, मूल्यों को संप्रेषण करना, शिक्षा प्रशिक्षण, है ना, ये चीज़ें होती हैं। अब बारी आती है संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है। ठीक है, तो आजकल सूचना की अधिकता बहुत ज़्यादा है, वह आसानी से उपलब्ध भी है। आज हम बहुत कम समय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और ऐसे समय में संचार प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा रही है। हम अलग अलग समय में अलग अलग पृष्ठभूमि, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी हो, जनजातीय संचार के लिए अलग अलग माध्यमों और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अब इसके बारे में ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ बातें कही हैं। ठीक है, सैम पित्रोदा, अध्यक्ष वर्ल्ड टेल के। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है भूमि आधारित प्रौद्योगिकी, एक होता है बेतार प्रौद्योगिकी। ठीक है, भूमि आधारित और एक बेतार। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी क्या होती है बच्चों, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लीजिएगा ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी के बारे में। ओके, कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां हैं जैसे रेडियो है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये आपको बताया है। टेलीविजन क्या है, इसके बारे में देख सकते हैं, टेलीविजन की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो ये सब आपको हिंदी में पढ़ाया हुआ है। ओके, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, दृश्य पाठ, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, ये सब तो आप लिख ही देंगे वैसे भी। उपग्रह संचार यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, उपग्रह प्रौद्योगिकी के कुछ विशिष्ट लक्षण याद कर लेंगे बच्चों कि इसमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में त्वरित और विश्वसनीय संचार बनाने की क्षमता होती है। यह एक ही समय में पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र में एक जगह से विभिन्न जगहों तक एक साथ सूचना प्रेषित करती है। यह कई जगहों से एक मुख्य स्थान केंद्र में सूचना एकत्र करता है। इसके कुछ लाभ होते हैं बच्चों, जैसे कि सुदूर संवेदन की रिमोट सेंसिंग, अर्थात किसी दूरस्थ वस्तु को पकड़ पाना। इसके द्वारा आंकड़े तेजी से और बार बार एकत्रित किए जा सकते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मौसम या कृषि के दक्षतापूर्ण चित्र या फिर प्रतिबिंब लेने में सहायक होते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारतीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम उन्नत अनुप्रयोग, है ना, कुछ ये बातें हैं आपकी। और भी चीजें हैं जैसे आप देख सकते हो। फिर साइट
एक क्रांतिकारी सामाजिक प्रौद्योगिकी प्रयोग। ठीक है, साइट के बारे में आपका ना पेज नंबर 138 है, इसको पढ़ के जाना साइट के बारे में, साइट और ये जो प्रौद्योगिकी है इसके बारे में। अच्छा, ये तो आपके एमसीक्यू आ गए। इंग्लिश मीडियम में बच्चों आप ना अपना जो चैप्टर है उसको ढंग से देख लेना, ठीक है। और ये क्या आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि देखो क्वेश्चन क्या क्या आपके बन रहे हैं यहाँ पे, अंतरा संस्था संचार क्या है, अंतर संस्था संचार क्या है ना, समझा रखे हैं। उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्या क्या लाभ होते हैं ये भी समझा रखे हैं, है ना, अभी समझाए आपको। सूचना प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों के लिए वरदान है, अभिशाप अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी अभी के लिए कहें तो हम विद्यार्थियों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है जब पेंडेमिक आया था, भयानक महामारी आई थी, तो विद्यार्थियों ने घर से ही शिक्षा प्राप्त की थी। आपने भी ऑनलाइन एजुकेशन ली थी, है ना, याद है ना आपको, आपने भी 3-4 साल पहले ऑनलाइन एजुकेशन ली थी। शिक्षा के लिए रिक्त होने वाले सूचना संसाधनों के विभिन्न साधन जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनका विद्यार्थियों के द्वारा बहुत उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, जिसके माध्यम से शिक्षा और ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा बहुत कठिन कार्य कम समय में जल्दी से पूरे कर लिए जाते हैं। इंटरनेट का प्रयोग करके विद्यार्थी बहुत सारी सूचनाएं ग्रहण कर सकते हैं। दूर दराज के क्षेत्र में प्राप्त सूचनाओं के द्वारा उन्हें प्रायोगिक और प्रोजेक्ट कार्य को करने में मदद मिलती है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप यहाँ से देख सकते हो। वेल चैप्टर एंड, ओके। तो एक बात सारे बच्चे बताएंगे, क्या आप अपने अगले चैप्टर, ठीक है, क्या आप अपने अगले चैप्टर को समझने के लिए तैयार हो, चैप्टर नंबर 10। और तब तक के लिए जिस भी बच्चे ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। अभी आप देख रहे होंगे तो हमें 1 घंटा 20 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं और हमारे कई सारे चैप्टर पूरे हो गए। तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में, ताकि वो भी ज्वाइन हो और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर कर सकें, ठीक है। सो 1 घंटा 23 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं अब हमें। जी सर जी, यस सर जी, यस सर जी सर। चलो आगे देखते हैं बच्चों अगले चैप्टर को, ठीक है। अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे अब हम लोग, ओके। सो क्लास 11th होम साइंस का आपका चैप्टर नंबर 10 है, विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। इसके पहले पार्ट का वाले को देखेंगे, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, पहले इसको देखेंगे, फिर हम लोग अपने बाकी के अगले के चैप्टर को देखेंगे, ओके। तो जी चैप्टर 7, 8, 9 कहाँ गए? चैप्टर 7, 8, 9 जो है ना वो यूनिट के हिसाब से आगे बटे हुए हैं, ठीक है, आगे आएंगे, अभी चिंता मत करो। देखो मैंने आपको सिलेबस भी इसीलिए पहले ही बता दिया था, ठीक है, आपको मैंने ये सिलेबस भी सब पहले ही बता दिया था। आपको पहले पूरी बुक पढ़ाई जा रही है, बुक 1, फिर आपको आपको ना बुक 2 पढ़ाई जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रहेगा, पहले बुक 1 पूरी पढ़ाई जाएगी, फिर आपको बुक 2 पूरी पढ़ाई जाएगी, ठीक। चलो तो फटाफट से देखते हैं चैप्टर 10th। हाँ कहाँ चला गया भाई, आजा आजा आजा। चलो देखो बच्चों चैप्टर 10th है हमारा। सबसे पहले आप समझेंगे स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, फिर स्वास्थ्य के आयाम, फिर सामाजिक स्वास्थ्य। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ सीधा का सीधा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ गए हमारे, हाँ देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला अच्छा स्वास्थ्य और पोषण कैसे सहायक और लाभप्रद होता है, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा पोषण कैसे आपके लिए लाभदायक होता है बच्चों। तो देखो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा पोषण से युक्त अधिक प्रसन्न चित्त होते हैं, यानी कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारे अंदर हमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें मिलता है, तो हम ना प्रसन्न रहते हैं, हम दूसरों से अधिक कार्य कर पाते हैं। स्वस्थ माता पिता अपने बच्चों की देखभाल भी कर पाते हैं, और जब माता पिता स्वस्थ होंगे तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता है। स्वस्थ बच्चे खुश रहते हैं और पढ़ाई में अच्छा परिणाम भी लेके आते हैं, ठीक है। पोषणात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो आहार और पोषक तत्वों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, असुरक्षित की सुरक्षा करना, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण, ओके।
और हाँ ये वाला देखो, एक सेकंड, एक छोटा पॉइंट भी याद कर ही लीजिए। संवेदनशील लोगों की देखभाल से क्या अर्थ है बच्चों? संवेदनशील लोगों की देखभाल का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को स्नेहपूर्ण देखभाल तथा ध्यान की जरूरत होती है, जो देखभाल के व्यवहार से झलकती है। उदाहरण के लिए शिशु को सही प्रकार का आहार सही मात्रा में दिया जाना व साथ ही साथ उनकी देखभाल भी करना। गर्भवती महिलाओं को परिवार, समुदाय व कार्य स्थल पर उन्हें नियुक्त करने वाले अफसरों के द्वारा देखभाल तथा सहायता दिया जाना जिसकी उन्हें जरूरत होती है। बीमार व्यक्ति को आहार, पोषण, उपचार, देखभाल तथा जरूरी सहायता देना, ये चीजें हैं इस पे। फिर अगला क्वेश्चन है कि पोषण तथा संक्रमण का घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है, इस कथन से आप क्या समझते हैं और कैसे? देखो, पोषण और संक्रमण का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे? खराब पोषण की स्थिति प्रतिरोधक शक्ति तथा प्रतिरक्षा को कम करने के साथ साथ संक्रमण होने का भी खतरा बढ़ा देती है, जिससे कि उस दौरान शरीर में जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जो पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है वस्तुतः वो बढ़ जाती है। इस प्रकार भूख ना लगने या खाने में असमर्थता के कारण पौष्टिक तत्व कम मात्रा में अवशोषित होते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है 3 नंबर का बच्चों। यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी पोषणात्मक स्थिति की लाभ अर्थात प्रभाव को बताइए। तो ये तो बहुत ही सिंपल से, जैसे आप भी कर सकते हो। किसी भी खाद्य पदार्थ विक्रेता के द्वारा संदूषित खाद्य पदार्थ बेचे जाने पर कौन सी आहारजनित बीमारियां फैल सकती हैं? ठीक है, तो कौन कौन सी आहारजनित बीमारियां फैलती हैं बच्चों? अतिसार, हैजा, पेचिश, अंत्योदय, टाइफाइड। और इन सभी से कैसे आप बच सकते हैं वो भी बताइए। तो खाद्य पदार्थ विक्रेता के द्वारा जो भी संदूषित आदतें हैं, ठीक है, जैसे कि शारीरिक स्वच्छता का ना होना, हाथों को बार बार ना धोया जाना, एक गंदा सा कपड़ा होता है उसी में बार बार हाथ पोंछना, हाथ साफ करने के लिए गंदे कपड़े का इस्तेमाल दिन भर करते रहना, है ना, इस्तेमाल में लाए जाने वाले बर्तनों को ठीक से साफ ना करना, ठीक है, एक ही पानी से गंदे पानी से बार बार उसको बर्तन को धोना, ठीक है, खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल जल का दूषित होना व खाद्य पदार्थों को ढककर ना रखना, ये सब इसके होते हैं। ठीक है, अब है सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सामाजिक निर्धारक बताइए। तो बच्चों, रोजगार की स्थिति, कार्यस्थलों में सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सांस्कृतिक धार्मिक आस्थाएं, वर्जित कार्य और मूल्य प्रणाली, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण संबंधी परिस्थितियां, है ना। फिर स्वास्थ्य विज्ञान के पर्यावरण संबंधी किन्हीं 8 पहलुओं का वर्णन करो। तो बच्चों, स्वास्थ्य विज्ञान से पर्यावरण संबंधी 8 पहलू: खाद्य स्वच्छता, पानी की आपूर्ति, मानव मल मूत्र का निपटान, जीवाणु नियंत्रण जैसे मच्छर, मक्खियां, स्वच्छता अभ्यास, आवास, कूड़ा करकट का निपटान, ठोस पदार्थों का प्रबंधन, अपशिष्ट तरल पदार्थों एवं सीवेज का निपटान। ठीक है, फिर पोषण से उत्पादकता, आय और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस कथन के बारे में अपनी राय लिखिए। सही बात है बच्चों कि पोषण से उत्पादकता, आय और जीवन की गुणवत्ता सब प्रभावित होते हैं। कैसे? बच्चों और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य व प्रसन्न चित्त होना, जिससे कि पारिवारिक संबंध अच्छे बनते हैं। जब हमारे पास में अच्छा न्यूट्रिशन होता है हमारे शरीर में, ठीक है, तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन होता है, हमारी जो इनकम होती है, जो जीवन की गुणवत्ता होती है वो अच्छी बनती है, क्योंकि परिवार के सदस्य स्वस्थ होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, बच्चे ध्यान लगा के पढ़ाई कर पाते हैं, अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। ओवरऑल पारिवारिक रिश्ते मजबूत बनते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ऊर्जावान होता है ना। कामकाजी जो महिलाएं होती हैं कार्यस्थल पे, ये भी ऊर्जापूर्वक और प्रसन्नचित होकर काम कर पाती हैं। और भी एक आधे पॉइंट है, ठीक है। फिर है बच्चों, किसी भी व्यक्ति में कार्य करने की उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित स्वास्थ्य और पोषण का क्या योगदान होता है? सिंपल सी बात है, पोषण का क्या योगदान होता है? तो आहार, इष्टतम पोषण, अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य, सेवाओं सुविधाओं तक पहुंच, शिक्षा और कौशल, अच्छा पर्यावरण, स्वच्छ जल व हवा की उपलब्धता, है ना। कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के। तो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य स्तर को उचित बनाए रखने के लिए
इष्टतम पोषणात्मक स्तर का होना जरूरी क्यों होता है? ताकि शरीर का वजन बनाए रखे, ठीक है। संक्रमण से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करता है, पेशी की सुदृढ़ता को बनाए रखता है, शारीरिक और मानसिक तनाव से निपटने में मदद करता है, अशक्तता के जोखिम को कम करता है, उत्पादकता को बेहतर बनाता है, संक्रामक रोगों से बचाव करता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, वह सकारात्मक रहता है, कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, वह कार्य करने की गति भी प्रभावित होती है, व्यक्तित्व प्रसन्नचित्त व ऊर्जावान रहता है, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य व पोषण के लिए किस प्रकार की स्वच्छ आदतों को रोजमर्रा के जीवन में अपनाना चाहिए? तो बच्चों, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, शारीरिक स्वच्छता का अपना ध्यान रखना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए, प्रतिदिन बालों को साफ करना, कंघी करना, नाखूनों का साफ व समय पर काटे रखना, ठीक है। संतुलित भोजन को ग्रहण करना, जंक फूड का सेवन करने से बचना, घर और घर के बाहर व कार्यस्थल पे साफ सुथरा उसको बनाए रखना, कूड़े को कूड़ेदान में डालना, खाद्य पदार्थ को धोकर खाना, खुले में शौच ना करना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जल को शुद्ध करने के लिए घरेलू विधियों के बारे में विस्तार से बताइए। तो बच्चों, उबालना, भंडारण, क्लोरीनीकरण, बिजली का फिल्टर, RO, इसके बारे में आप ध्यान से बताएंगे, ठीक है। और फिर आपका जो चैप्टर 10 है इसका न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, इसके बारे में आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इनको चाहे तो पढ़ लेना अच्छे से, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ गए हमारे, ये रहे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जिसको इजीली आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे भी सपोर्टिंग तो है ही आपके पास में, उसको उठाओ और बस लग जाओ पढ़ाई करने में, अच्छे से समझने में इसको, ठीक है। 32 और फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका ये, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, और फिर ये 35 है आपका यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ठीक है, अब जो है अब आता है यहाँ पे आपका इसका ना, वैसे देखो यहाँ पे गा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सिलेबस में आप देखेंगे ना तो संसाधन, उपलब्धता और प्रबंधन, ये खा है आपका। वैसे यहाँ पे गा लिखा हुआ है लेकिन ये आपका खा है सिलेबस के, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे चैप्टर 10 के लिए रेडी हो? इफ यस तो सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे जल्दी से, यस सर जी, ठीक है। चैप्टर 10 के ये गा नहीं, आपका खा वाला पार्ट है एक तरीके से, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। इफ यस तो सारे बच्चे लिखेंगे यस सर जी। जी सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे। चलो शुरू करते हैं आगे। आर्यन 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। बच्चों ब्रेक नहीं, आप सीधा वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन इसके साथ में ना एक ट्विस्ट होगा, आपको बताऊंगा जब ये वीडियो एंड होगी। ज़्यादा नहीं, ये सेशन अब हमारा मुश्किल से 10 से लेके 15 मिनट का और चलेगा, बस 10 से 15 मिनट का, फिर ये सेशन हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और बताऊंगा कि इस सेशन में कि आगे हम क्या करने वाले हैं, ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे आपका जो क्लास 11th होम साइंस का चैप्टर 10 है आपका, ठीक है। इसी के अगले पार्ट को संसाधन, उपलब्धता और ना, ठीक है। 5 से लेके 6 बजे तक जो है ना निजी दैनिक गतिविधियां करनी है, 6 से 7 तक पढ़ाई करनी है। तो ये कुछ एक योजना है, जिसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आप ऐसे ही योजना को बना के लिख देना, ठीक है। और ठीक है, हाँ, इन चीज़ों को समझो। प्रभावी समय प्रबंधन के कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, जैसे कि किए जाने वाले योग्य कार्यों की सरल सूची बनाएं, दैनिक साप्ताहिक योजना की सारणी बनाएं, या फिर दीर्घ अवधि लंबे समय की सारणी बनाएं। 3 तरीके की होती है। अब समय प्रबंधन की कुछ स्थितियां होती हैं, जैसे कि चरम भार की अवधि, पीक लोड पीरियड। किसी निश्चित अवधि में काम की अधिकतम मात्रा को चरम भार की अवधि कहते हैं, जैसे प्रातः काल का समय और रात्रि के भोजन का समय महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा चरम भार की अवधि होती है। फिर होता है कार्य यानी कि वर्क क्रम। तो किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किए गए चित्रात्मक निरूपण से है, जिसके द्वारा
कार्य के लिए स्फूर्ति पैदा करने की अवधि, काम करने की अधिकतम क्षमता, इसकी स्थिरता की स्थिति, थकान के कारण अधिकतम गिरावट स्थिति को कार्य वक्र कहा जाता है। ठीक है, फिर है बच्चों विश्राम अंतराल की अवधि, रेस्ट ब्रेक पीरियड। काम करने के समय के दौरान कई जो है ना कई बार रुकावटें भी आती हैं जिन्हें विश्राम अंतराल की अवधि कहते हैं। इसकी आवृत्ति, ठीक है, इसकी आवृत्ति तथा समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह ना तो लंबी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए, यानी कि आपको ब्रेक लेना चाहिए काम के बीच में। कार्य का सरलीकरण, कार्य करने का सबसे सरल और आसान यानी कि अतिशीघ्र विधि से करने की चेतन कोशिश कार्य का सरलीकरण होता है। अर्थात दो महत्वपूर्ण संसाधन जैसे समय और मानव ऊर्जा का सही मिश्रण करना, हाथ और इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, 2 नंबर के भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जैसे कि हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन करके किस प्रकार कार्य का सरलीकरण किया जा सकता है। बच्चों, कुछ प्रक्रियाओं का चयन करके, कार्य के क्रम में सुधार ला करके, कार्य में कुशलता विकसित करके, शरीर की मुद्रा सुधार करके, है ना। समय योजना बनाते समय कौन कौन से चरण होते हैं बच्चों समय योजना बनाने के? तो कार्य सूची बनाना, विभिन्न कार्यों को करने में वांछित समय कितना लगेगा, उपलब्ध समय का ज्ञान होना, उपलब्ध समय और वांछित समय में सामंजस्य स्थापित करना और कार्यों को एक क्रम के अनुसार लिखना। ठीक है, घर में किए जाने वाले कार्यकलापों की आपको सूची बनानी है। तो ये तो सिंपल सी बात है, सोना, पढ़ना, भोजन करना, नहाना धोना, इस तरीके से। पर्याप्त कार्य कुशलता होने के बावजूद भी लोगों की कार्य क्षमता में कमी क्यों आ रही है बच्चों? क्योंकि उनकी शारीरिक लंबाई चौड़ाई के अनुसार कार्यस्थल का ना होना, कार्यस्थल व्यक्ति के अनुसार ऊंचाई पर ना होना, शारीरिक अंगों के अनुसार कार्यस्थल पर सुविधाएं ना होने पर, विश्राम का समय ना होने पर, ऐसी चीजें होती हैं। ओके, ठीक है। और अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, जैसे कि निम्नलिखित की व्याख्या करते समय किन किन आवश्यक बातों पे ध्यान रखना चाहिए? रसोई घर, शयन कक्ष और बैठक। तो बच्चों देखो, रसोई घर प्रकाश और वायु संचार, शयन कक्ष निजता व आवश्यकता अनुसार फर्नीचर, बैठक फर्नीचर व खुलापन। एक स्कूल की छात्रा को, ध्यान से सुनिए, एक स्कूल की छात्रा जैसे कि आप समय के प्रबंधन के फायदे बताइए व एक तालिका भी बनाइए। तो बच्चों, समय प्रबंधन के क्या क्या लाभ होते हैं? तो देखो, दिनचर्या का संतुलित होना, कार्य समय पर होना, मनोरंजन व विश्राम के लिए समय का मिलना, लक्ष्यों की प्राप्ति व समय पर हो पाना, मानसिक संतुष्टि का प्राप्त होना, कार्य का उत्तम श्रेणी का होना, है ना। अपनी एक दिन की समय क्रियाविधि की योजना की आपको तालिका बनानी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। स्थान व्यवस्थापन करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो सदस्यों की संख्या, सदस्यों की आवश्यकता एवं उनकी आयु, घर का स्वरूप, एकांतता, निजता, है ना, इस तरीके से। फिर कमरों की स्थिति, खुलापन, ये सारी चीजें आती हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन से बच्चों आपके, समय संसाधनों व स्थान संसाधनों का वर्णन करो। तो अब इनको थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों। देखो, समय संसाधन, समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। समय रूपी संसाधन सभी के लिए समान रूप से होता है, एक दिन में 24 घंटे उपलब्ध होता है सभी को। एक व्यक्ति को सर्वोत्तम रूप से कार्य करने तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध समय की अवधि में कार्य करने तथा विश्राम करने तथा एक खाली समय को संतुलित करना आना चाहिए। अर्थात निश्चित समय अवधि में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाना, ईमानदारी से उसका कार्यान्वयन करना तथा मूल्यांकन करना ही समय संसाधनों का दूसरा स्वरूप होता है। स्थान संसाधन, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध स्थान ही स्थान संसाधन कहलाता है। यह व्यक्ति के पास का घर, उसका कमरा, उसका गलियारा, विद्यालय, ऑफिस, ट्रेन, बस की सीट, कुछ भी हो सकता है। एक भली प्रकार से व्यक्ति व्यवस्थित स्थान अधिकतम कार्यों को सुगमता से करने तथा आवश्यकताओं को पूर्ति में सहयोग होता है। ठीक है, फिर स्थान प्रबंधन क्या होता है, घर के भीतर में कैसे ये होता है, सारी चीजें। कार्य का सरलीकरण किसे कहते हैं? तो समझा चुका हूं आपको मैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं समझा चुका हूं कार्य के सरलीकरण के बारे में। फिर आप इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे आपके की पॉइंट्स भी हैं बच्चों। ठीक है, रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल,
डेफिनेशन ऑफ टाइम प्लान, स्टेप्स ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी प्लान, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपके लिए जो जरूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन 28, 29, ठीक है, फिर 30, फिर 31, फिर 32, फिर 33, है ना, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें, ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो अभी तक हमने ना अपने इस सेशन में जो हमारी बुक नंबर 1 है, ठीक है, होम साइंस की आपकी जो बुक 1 है, इसको पूरा समझ लिया है। ठीक है, और अभी हमारे लाइव सेशन को कितना टाइम हो गया है? टाइम हो गया है 1 घंटा 40 मिनट से भी ज़्यादा, है ना। कितना टाइम हो गया? 1 आवर प्लस 40 मिनट्स। ठीक है, जिसके अंदर भाग 1 को तो हमने यहाँ पे क्विक रिवाइज कर लिया। ठीक है, क्विक रिवाइज कर लिया है। अब जो आपका भाग 2 रह गया है, ठीक है, भाग 2 वाला, इसको हम मॉर्निंग में करेंगे। ठीक है, यानी कि कल करेंगे। और इसके सेशन का जो टाइमिंग है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मॉर्निंग में 7-8 बजे के आसपास में आपकी बुक 2 का हम क्विक रिवीजन करेंगे। और बुक 2 में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे आपके कुल मिला के 5 ही चैप्टर हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आसानी से भी हो जाएगा और जल्दी से भी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब जो है ना आपके लिए अगली क्लास होगी, ठीक है, जिसमें आपको मैं बाकी की सारी चीज़ें समझा दूंगा। यानी कि आप ये समझ लो कि आपका ये जो पॉइंट है ना, कहाँ चला गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, हमने सोचा तो ये था कि फुल सिलेबस आपको एक ही सेशन में करवा देंगे, लेकिन हुआ ये कि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइव क्लास हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो इसीलिए अब आपके लिए मैं पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर आपके लिए लाइव सेशन अटेंड कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 2 का वीडियो या फिर लाइव सेशन। ओके, तो चलो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चे आप पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करो, तैयारी करते रहो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा सारे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी क्लासमेट्स में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।